चलो हम लोग चालू करेंगे हम लॉज ऑफ मोशन। अब देखो लॉज ऑफ मोशन में सबसे, अब तुमने क्या पढ़ा था, काइनेमेटिक्स पढ़ा था हम लोगों ने। अब जो हमारा चालू हुआ है इसमें हम लोग मेनली डील करेंगे इसका फोर्स के साथ। अभी तक हम लोग सिर्फ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन सब चीज़ों खेल रहे हैं। अब हम लोग का जो मेन फोकस आएगा वो आएगा फोर्स पर, ठीक है। अब फोर्स से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं हम उसकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, पहले उसके लॉज पढ़ोगे। क्या क्या लॉ होता है, फर्स्ट लॉ, एक होता है सेकेंड लॉ और एक होता है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ तो आपको पता होगा क्या होता है भाई, एवरी रिएक्शन एज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन ये बात जो है आधी है, बात क्या है, आधी। इसमें आधी क्या बात है वो पढ़ेंगे हम लोग। ये जो फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं इनर्शियल लॉ। क्या बोलते हैं, इनर्शियल लॉ या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको बोलते हैं मोमेंटम वाला, मोमेंटम। ये जो है मोमेंटम के बारे में बात करेगा, ये जो है आपके इनर्शिया के बारे में बात करेगा, और ये बात करेगा रिएक्शन एक्शन। अब क्या होगा हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, अभी बस ओवरव्यू देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन लॉज के बारे में। लॉज के बारे में पढ़ने के बाद हम चालू करेंगे सेकेंड लॉ से मिलेगा हम लोग कि फोर्स होता क्या है। सेकेंड लॉ जो है वो हम लोग बताएगा कि फोर्स है क्या असली में। फोर्स क्या है, एक माँ की तरह है। किसी तरह है, माँ की तरह है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स क्या है, माँ है, ठीक है। तो फोर्स क्या है, माँ। अब ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद फोर्स लग किस पे रहा है, कहाँ कहाँ से लग रहा है, किस किस की वजह से लग रहा है, इन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो बोलते तुम किस सुन के तक खुश क्यों आते हो, कुछ नहीं होता भाई, सब मुँह है। अब क्या होता है उसका पढ़ेंगे हम लोग FBD, मतलब फोर्स बॉडी डायग्राम। इसमें क्या होता है कि मान लो मैं अगर बात कर रहा हूँ कि चार लोगों ने छोटी को अलग अलग डायरेक्शन से आके मारना चालू कर दिया, ठीक है। ये भीड़ है, हर तरफ से उसको धक्का लग रहा है, इधर धक्का उधर धक्का। अब वो सोच रही है कि मुझे मार कौन कौन रहा है उसको मैं कंप्लेन करूँगी, जो मुझे धक्का मार रहा है उसके मैं कंप्लेन करूँगी। तो वो देखना पड़ेगा कि नहीं कि कहाँ कहाँ से मुझ पर फोर्स लग रहा है। तो वो क्या बनाएगी, अपना एक C नाम का, छोटी नाम का एक फॉर्म बॉडी डायग्राम बनाएगी, फोर्स बॉडी डायग्राम। अब इस पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है ये दिखेगा हम लोग को। मान लो इधर नीचे कौन खींच रहा था, रानू खींच रहा था, इधर से राजवीर खींच रहा था, सनी तो मासूम है बगल में खड़ा हुआ है, को ये कुशाग अगर उल्टा काम करता है तो डायगोनली खींच रहा है। मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी फोर्स छोटी पे लग रही हैं, फिर जिस बॉडी को हम देखना चाहते हैं उस पर लग रही हैं, ये वो है। अब छोटी अगर धक्के में धक्का लग रहा होगा तो क्या ये मासूम थोड़ी है, ये अपने चारों तरफ से एक हाथ से किसी और धक्का, इसको किसी और धक्का, पैर से किसी और को धक्का, यही मार रही होगी। लेकिन क्या मैंने वो बनाया क्या, तो फोर्स बॉडी डायग्राम में से वही जाती है जो उस बॉडी पे लग रही होती है। छोटी ने भी मुझे लात मारी है, मुझे धक्का मारा है, लेकिन मैंने अपना नाम लिखा क्या यहाँ पर, राजू को भी मारा मैंने नाम लिखा क्या, नहीं। मैंने क्या लिखा है, जो लोगों ने छोटी को धक्का मारा है उनके नाम लिखे हैं, क्योंकि वो रिपोर्ट तो उन्हीं की लिखवाएगी ना, किसने धक्का मारा। ऐसा लिखवाएगी कि मैंने इसको धक्का मारा, उसकी भी रिपोर्ट लिखाऊंगी मैं, चलो मुझे गिरफ्तार कर लो। वही बात है यहाँ पर। तो फोर्स बॉडी डायग्राम जो है वो क्या डिनोट करता है, किसी बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, कौन सा फोर्स हम लगा रहे हैं उसकी बात नहीं होती है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, ये बिल्कुल बेसिक मैं खाली ओवरव्यू देने के लिए बात कर रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। इसकी बात करेंगे हम लोग। फिर बात करेंगे हम लोग पुली के बारे में। किसकी बात करेंगे, पुली नहीं भाई, पुली, ठीक है। पुली क्या होता है, पतंग नहीं काटना है, पतंग नहीं काटना है, हमको निकालना है पानी। कहाँ से, क्यों निकालना है भाई कुएं से पानी, तुम्हारे घर में नहीं आता क्या। सिवा M1 M2 दो फोर्स है, एक पुली पे लटके हुए हैं, ठीक है। अब मुझे देखना है कि इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, जो हमारे पास रस्सी है उसमें कितना टेंशन आ रहा है। रस्सी का जो फोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, टेंशन फोर्स। क्या बोलते हैं, टेंशन। रस्सी का जो फोर्स आता है उसको क्या बोलते हैं, टेंशन। तो वो टेंशन कितना है,
ये दो बॉडीज़ हैं, क्या वो मूव करेंगे क्या? अगर मूव करेंगे तो किस एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, ये सब निकालना होगा हम लोग। ठीक है, तो ये सब होगा हमारा लगभग कि पूरे एनएलएम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब जैसे आपने ये सीख लिया, उसके बाद इसको बेस मान के हम आगे का पूरा चालू करेंगे। अब इसका पढ़ेंगे हम लोग फ्रिक्शन। तो ये तो हुआ कि ये कब हुआ, अगर हम लोग मानेंगे पुली जो है एकदम फ्री है, मतलब पुली जो है उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी, पुली एकदम नई नवेली है, एकदम पूरा सब पानी वानी सब तेल वेल जब दिया हुआ है, तो कोई रेजिस्टेंस वो ऑफर नहीं करेगी। तो ये था आइडियल केस। यहाँ पे हर चीज़ जो बात होगी, हर जगह जो बात होगी कैसी होगी, आइडियल। अब आइडियल पुली का मतलब क्या होता है, ये दो चीज़ का होता है। पुली जो होता है आइडियल पुली का मतलब क्या होगा, मासलेस, स्ट्रिंगलेस, फ्रिक्शनलेस, मासलेस और फ्रिक्शनलेस होगा पुली। और क्या होता है इसमें आइडियल, ये जो धागा है, धागा हमारे पास स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में दो चीज़ होती है, एक होता है मासलेस होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए, मासलेस होनी चाहिए। और क्या उसमें फ्रिक्शन क्या होगा भाई, फ्रिक्शन तो इसमें आएगा ना। जो स्ट्रिंग होती है हमारे पास कैसे होती है, मासलेस होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए अजीर, मासलेस। बहुत बढ़िया, क्या इतनी बात क्लियर हो गई? ये बेसिक पूरा हमने एक ओवरव्यू की तरह हमने देख लिया है। अब इसका आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखो भाई, अब देखो डिफरेंट आगे फोर्सेस होते हैं। मैंने बोल दिया फोर्स होता है, अब तुम बोलोगे फोर्स कितने टाइप का होता है, तो मैं बोलूँगा फोर्स जो होता है दो टाइप का होता है। एक जो कांटेक्ट लगने पे लगे और एक तो दूर दूर से लगता है। एक लड़का लड़की है, उनको प्यार हुआ, फिर देखो हंस रहा है। एक तो कहीं भी लड़का लड़की बात करो तो ये ऐसा नहीं हंस देगा, ठीक है। एक लड़का लड़की है, उनको प्यार हुआ, तो क्या वो छू के ऐसा होता है क्या, तो छू लिए प्यार हो गया, ऐसा होता है क्या? दूर से बोल सकता है। तो ये जो है एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो कि आपको साथ में रखे हुए हैं। अब दूसरी चीज़ है, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, तुमको लड़ाई करनी है, क्या करोगे? जाके मारोगे, कूटोगे, बिना उसकी लड़ाई होगी क्या? ये सब हम नहीं करते भाई, हम अच्छे खानदान के लोग हैं, ठीक है। तो हम लोग जब लड़ाई करेंगे तो मार कूट करके करेंगे। अब मार कूट करेंगे तो मतलब वहाँ पे क्या आ रहा है, कॉन्टैक्ट। तो जो भी हमारे पास जो फोर्स है वो दो टाइप का होगा। एक होगा जो कॉन्टैक्ट, मतलब फोर्स तब लगेगा जब मैंने कोई को टच किया, जैसे मैंने इसको टच किया तब जाके ये काम हुआ, तो क्या हुआ, कॉन्टैक्ट। अगर ये वो होता, क्या होता है वो, सीरी, तो हे सीरी टच, ऐसा करके कुछ भी बोल सकता हूँ मैं, हे सीरी स्लाइड, कुछ भी, तो ये क्या हुआ है, नॉन कॉन्टैक्ट हुआ, काम तो हो गया लेकिन बिना टच किए। तो एक हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट। जैसे कि दो मैग्नेट रखे मैंने यहाँ पर, क्या मैंने उनको टच रखने के बाद मैंने टच नहीं किया, तब भी अपने आप चिपक गए। क्यों चिपक गए? क्योंकि उनमें कोई फोर्स लगा हो चिपके। उस फोर्स का नाम क्या है यहाँ पर, मुझे पता है, मैग्नेटिक फील्ड लगा तो मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स एक टाइप का क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मतलब मुझे उनको कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है, उनको पास करने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल डिस्टेंस रख दिया मैंने तो अपने आप से आ जाए। अपन लोगों को क्या धरती खींचती है, तो अब मान लो तुम इसके ऊपर बैठ जाओगे तो धरती खींचना बंद कर देगी क्या? मान लो ऐसे में बैठ गया इसके ऊपर, हाँ तो क्या अच्छी बात है ना। तो अगर ये जो है, क्या मुझे खींच रही है कि नहीं धरती, अभी मेरे पास ग्रेविटी लग रही है कि नहीं लग रही है? लग रही है। क्या मैं कांटेक्ट में हूँ क्या उसके? नहीं हूँ, कांटेक्ट में तो नहीं हूँ, तब भी लग रही है, तो वो भी क्या हो गया, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो हर एक वो फोर्स जो कि बिना पास में आया, बिना टच में रहे भी काम करता रहे, उसको क्या बोलोगे आप? नॉन कांटेक्ट। अब कांटेक्ट फोर्स, जब तक मैं इसको टच नहीं करूँगा तब तक इस पर फोर्स लगेगा क्या? क्या मैं दूर से ऐसे करूँगा तो कुछ होगा क्या? मैं जादू तो नहीं हूँ, ऐसे करके उड़ा दूंगा इसको। अगर मुझे इसको उठाना है मुझे इसको टच करना ही होगा, तो ये क्या हो गया, एक कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आई? मेरा फ़ोन वहाँ रखा है, वो क्या लगा रहा होगा, एक फोर्स, उसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स मतलब अगर मेरा फ़ोन इसके ऊपर रखा है तो मेरा फ़ोन इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा इस टेबल पर, और साथ में मेरा टेबल भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स मतलब कोई भी चीज़ अगर किसी कॉन्टैक्ट में है, मान लो मैं इसके ऐसे खड़ा हो गया, तो ऐसा नहीं है कि मैं दीवार को धक्का दे रहा हूँ, दीवार में मुझे धक्का दे रही है, हम दोनों से धक्का दे रहे हैं। तो ये जो फोर्स होता है किसकी वजह से आया? कॉन्टैक्ट की वजह से आया। तो क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं? दूसरा आ गया टेंशन। जब तक धागे को मैं मान लो अपने फ़ोन से टच नहीं करूँगा तब तक वो धागे उसको उठा सकता है क्या? मैंने धागा यहाँ लटकाया है, फ़ोन यहाँ है, सोचूंगा कि ऊपर चल जाए अपने आप, जा पाएगा क्या? जब तक धागा इससे कनेक्ट नहीं होगा, जब तक कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तब तक चल सकता है क्या? कुछ मूवमेंट हो पाएगा क्या? नहीं। तो हमारे पास ये हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स।
तो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स। समझ में आ गया क्या होता है, कोई भी सरफेस एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। दूसरा आ गया टेंशन फोर्स, जो किस में आएगा हमारे पास, स्ट्रिंग में आएगा। फिर होता है स्प्रिंग, मैंने स्प्रिंग लगा दिया, स्प्रिंग के नीचे मैंने फ़ोन रख दिया तो अपना ऊपर नीचे आएगा। तो जब तक मैं फ़ोन नहीं लगाऊंगा तब तक मूव करेगा क्या, नहीं करेगा। वो क्या हो गया हमारे पास, स्प्रिंग फोर्स। फ्रिक्शन, तो मैं हाथ ऐसे रगड़ोगे तब गर्म होगा कि ऐसे हाथ रगड़ोगे गर्म हो जाएगा क्या, तुमने हाथ ऐसे रखे दूर दूर तो क्या तुम्हारा हाथ गर्म हो जाएंगे क्या, नहीं। कब गर्म होंगे, जब तुम उसको रब करोगे, तो तुम कांटेक्ट में लाओगे, हाँ है ना, तब जब गर्म हुआ। तो ये होता है फ्रिक्शन। क्या होता है, फ्रिक्शन। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं आता। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या हो गए, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। याद रहेगा, कोई डाउट है यहाँ तक। तो कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट क्लियर हो गया। कॉन्टैक्ट मतलब जब तक कॉन्टैक्ट नहीं हो तब तक फोर्स नहीं ले सकता। एग्जांपल नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स। और कुछ आगे, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट में क्या आएगा हमारे पास, जो दूर दूर से हो रहा है, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। बात क्लियर। अब देखो कोई भी चीज़ है उसका वेट होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैंने एक मास लिया, उसको मैंने एक सरफेस पे रख दिया, अभी सरफेस से कनेक्टेड है क्या, टच है क्या, नहीं है, तो क्या नॉर्मल लगेगा क्या, नहीं लगेगा। जब तक कांटेक्ट नहीं है तब तक नॉर्मल नहीं लगेगा। तो इस बॉडी के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, सिर्फ उसका खुद का मास, सिर्फ उसका खुद का मास, जो कितना होता है, किसी भी चीज़ का अगर आप वेट निकालना चाहते हो क्या होता है वो, मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी। यहाँ देखो, यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया, इसको टच किया कि नहीं किया, टच किया। अब टच करते ही क्या होगा मेरे पास, कि एक इसकी वजह से यहाँ फोर्स आएगा क्या, मैं बना रहा हूँ किसका, एफबीडी, मास का। तो मास पर जो फोर्स लग रही है मैं वो बनाना चाह रहा हूँ। तो मास के ऊपर एक फोर्स ये सरफेस लगाएगा कि नहीं, क्या बोलोगे इसको, एन बोलते हैं, मतलब नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं। अब मास के ऊपर और कौन सा फोर्स लगेगा, एक फोर्स होगा जो कि इसके मास की वजह से होगा क्या, जिसको हम लोग बोलेंगे mg बोलेंगे क्या, और कोई फोर्स लगेगा क्या, नहीं। ये दो फोर्स हो गया हमारे पास। कोई डाउट यहाँ तक, ये अपने आप क्या उतरता है, कोई डाउट तो नहीं आता। इतनी बात क्लियर हो गई, क्या कॉन्टैक्ट है क्या नॉन कॉन्टैक्ट है। मास का वेट कैसे लिखना समझ में आ गया। तो कोई भी वेट, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसका मास अगर m है तो उसका वेट कैसे निकालोगे, mg। और हमेशा क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कैसा होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। कोई डाउट तो नहीं आता। नॉर्मल रिएक्शन क्लियर हो गया। अगर मैंने इस ब्लॉक को इसके अगेंस्ट रख दिया तो इस ब्लॉक पे क्या क्या फोर्स लगेगा, एक लगेगा ऊपर में, नॉर्मल फोर्स लगेगा क्या, और नीचे में क्या लगेगा, ग्रेविटी की वजह से mg फोर्स लगेगा। कोई और फोर्स लग रहा है क्या इसके ऊपर, देखो एक रहेगा कॉन्टैक्ट की वजह से नॉर्मल, और एक इसका खुद का मास, बस। अब मैं बात करूं कि सरफेस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, सरफेस पे कौन कौन से फोर्स क्या लगेगा फोर्स सरफेस पे, सरफेस का तो मास नहीं होगा ना भाई, तो सरफेस पे क्या फोर्स लग रहा होगा, बोलो भाई। अगर इस सरफेस ने इस ब्लॉक पे नॉर्मल लगाया है तो क्या ब्लॉक नहीं लगाएगा इस पे, सरफेस पे। कोई तुमको चाटा मारता है तो तुमने तो मार दिया, उसके मुंह पे लगा, तुम्हारा हाथ पे लगा, लगता है कि नहीं लगता है, वही सेम बात है। अगर तुमने किसी को चाटा मारा, तुमने अगर नॉर्मल दिया उसको, तो तुम पे भी उतना ही फोर्स लगा है। ये होता है थर्ड लॉ, ठीक है। आपने किसी पे जितना फोर्स लगाया उतना ही फोर्स आपके ऊपर वापस रहेगा। कोई दिक्कत, यहाँ देखो, यहाँ तो बता दिया है, देखो मान लो ये वाला पार्ट है। तो अगर मैं बात करूँ m2 पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है, देखो यहाँ पर बताओ, कहाँ कहाँ कांटेक्ट है, एक सरफेस की वजह से कांटेक्ट में आएगा क्या, एक सरफेस का कांटेक्ट फोर्स आएगा क्या, ऊपर ऊपर की तरफ, कितना, ns मतलब सरफेस, नॉर्मल ऑफ सरफेस। और कहीं कांटेक्ट में है क्या ये, इसकी वजह से, मतलब ये भी इसको धक्का देगा किधर, हाँ है ना, तो इधर किया आएगा नॉर्मल, किसकी वजह से, 1 की वजह से, किसके ऊपर, तो n12 मतलब नॉर्मल फोर्स है, किसकी वजह से, 1 की वजह से, किसके ऊपर, क्या बात क्लियर है, कोई डाउट। अरे तो मैं जो बोल रहा हूँ मेरे यहाँ से है, 1 मतलब है
कि नॉर्मल ड्यू टू 1 ऑन 2। तो मेरा उस पर है कि मैं ऐसे लिखता था, ठीक है। तो हम लोग इस पे अगर इसी पे देख रहे हैं तो ऑब्वियसली लगेगा तो M2 पे ना। मान लो मैं बना रहा हूँ M1 पे। M1 पे कौन कौन से फोर्स दिख रहे हैं आपको? एक ये दिख रहा है क्या फोर्स, एक इधर साइड में फोर्स लग रहा है ये। दूसरा क्या होगा, इसने इधर लगाया तो उसको इधर धक्का देने वाला लगाएगा, तो इधर धक्का देने वाला क्या रहेगा? नॉर्मल फोर्स। कौन सा भाई? अब इसको 2 1 लिख देना चाहिए, नॉर्मल ड्यू टू 2 ऑन 1। और दोनों बराबर ही होगा ऑब्वियसली हमेशा से, क्योंकि जितना फोर्स आपने चाटा मान लगा उतना ही फोर्स आपको हाथ में लगेगा ना, तो हमेशा वो फोर्स होंगे बराबर होगा। कोई डाउट है क्या? समझ में आए कौन कौन से फोर्स कैसे कैसे लगते हैं? कोई डाउट है यहाँ तक? तो आएगा हमारे पास टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स क्या होता है? हमेशा मान लो ये रहा मेरे पास मास, ये मैंने एक स्ट्रिंग को लटका दिया है, ठीक है। अब बताओ मुझे इस पर फोर्स क्या लग रहा होगा? एक नीचे क्या लगेगा? mg तो लगेगा, ये तो हमेशा लगा दो। अब बचा हमारे पास टेंशन फोर्स। कभी भी अगर टेंशन फोर्स लगाना है एक बार याद रखना है, हमेशा लगेगा किसके ऊपर? स्ट्रिंग के ऊपर लगाना है, मतलब हमको यहाँ से लेना है। फोर्स किस पे लग रहा होगा? इसके ऊपर लगेगा। किसके ऊपर लगेगा? मास के ऊपर लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा? ऑलवेज अवे फ्रॉम मास। कहाँ लगेगा? अवे फ्रॉम द मास। मतलब देखो अगर डायरेक्शन है तो टेंशन यहाँ भी हो सकता था, या फिर मैं ऐसे लिखता यहाँ भी हो सकता था। एक T1 हो गया, T2 हो गया, कौन सा सही है? हमेशा अवे फ्रॉम द मास, मतलब T1 वाला सही होगा। मान लो ये बनाया मैंने, ये मास M1, ये मास M2। यहाँ पे टेंशन कहाँ आएगा? उधर की इधर, ऊपर के नीचे, क्योंकि अवे फ्रॉम द मास होना चाहिए। यहाँ पर कहाँ आएगा? ऊपर के नीचे। ये बीच में स्ट्रिंग बनाई मैंने, इसमें कहाँ लगेगा? अगर मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले स्ट्रिंग की, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो अवे फ्रॉम दिस मास, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो अवे फ्रॉम दिस मास। समझना है कि बात? मतलब जिस भी चीज़ का फोर्स देख रहे हो, स्ट्रिंग का फोर्स हमेशा उस वाले मास से दूर होना चाहिए। अगर मैं इसकी वजह से देख रहा हूँ तो इसके लिए अवे फ्रॉम दिस वाला मास, इसके लिए देख रहा हूँ तो अवे फ्रॉम दिस वाला मास। क्या बात क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? समझ में आ गई बात? टेंशन फोर्स क्लियर है क्या? तो टेंशन फोर्स आई किसकी वजह से? स्ट्रिंग की वजह से। डायरेक्शन क्या होगा? अवे फ्रॉम मास। कोई डाउट? तो ये क्या है? एक इंटरनल फोर्स है। क्या है? एक इट इज अ टाइप ऑफ इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स मतलब होता है कि देखो इसी स्ट्रिंग में ऊपर साइड भी लग रहा है, नीचे साइड में लग रहा है। अगर मैं इसको एक बाहर से देखना चालू करूँ मुझे पता चलेगा कि किस स्ट्रिंग पे लग रहा है फोर्स? नहीं पता चलेगा। मैंने बाहर से देखा कि 2 लोग रस्सी खींच रहे थे, तो बाहर से दिख पाएगा कि अंदर में फोर्स क्या है? नहीं। लेकिन अगर मैं किसी इंसान को देख रहा हूँ कि भाई ये इंसान है, इसका वेट पता लगेगा कि नहीं मुझे? हाँ भाई वेट तो कुछ ना कुछ होगा इसका। तो ये क्या है? एक इंटरनल फोर्स होता है। क्या होता है? इंटरनल फोर्स, जो कि इस रस्सी के ऊपर बैठूंगा ना तब मुझे पता लगेगा हाँ भाई फोर्स लग रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है। समझ में आई क्या बात? तो इंटरनल फोर्स क्या होता है? जो बाहर से देखने पे हमको 0 लगे। जो बाहर देखने पे अगर मैं इसको अगर एक मास को देखता हूँ मैं, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई एक टेंशन फोर्स लग रहा है। लेकिन मैं इसको अगर पूरा दोनों ऑब्जेक्ट को साथ में बाहर दूर से देखना चालू करूँ तो क्या मुझे पता चलेगा कि इस पर टेंशन है कि नहीं? नहीं पता चलेगा। तो इंटरनल फोर्स क्या होते हैं? जिनको अगर हम एक बॉडी मान के सॉल्व करें, अगर इस पूरे को मैं एक बॉडी मान लेता हूँ, एक सिंगल बॉडी मान लेता हूँ, तो सभी इंटरनल फोर्स कैंसिल हो जाता है। सभी इंटरनल फोर्स कैंसिल हो जाता है। सभी इंटरनल फोर्स, मान लो ये कंडीशन है, अगर मैं हर एक अलग अलग ब्लॉक को देख रहा हूँ तब मुझे पता चलेगा कि भाई एक जगह ऊपर टेंशन लग रहा है, नीचे M1G लग रहा होगा। लेकिन अगर मैं इस पूरे को एक सिंगल बॉडी की तरह देखना चालू कर दूं तो मुझे क्या दिखेगा? कि मास तो लगेगा, मास तो दिख रहा है भाई, इसका ये मास M2G में दिखेगा। क्या मुझे इसके अंदर के ये टेंशन वाले फोर्स दिखेंगे क्या? क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है। क्या है? इंटरनल फोर्स। बात क्लियर क्या? तो इंटरनल फोर्स का एग्जांपल क्या हो गया? एक टेंशन, दूसरा क्या हो गया? नॉर्मल। ये सब क्या है? इंटरनल फोर्स है। हमको बाहर से दिखेंगे लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। क्या बात क्लियर क्या? कोई डाउट? अगर कोई भी चीज़ को अगर हम एक बॉडी की तरह लेना चालू करेंगे, एक कंप्लीट बॉडी की तरह, तो इंटरनल फोर्सेस कैंसिल हो जाता है, हमको दिखता
नहीं है। इसका यूज कैसे करेंगे हम बताऊंगा मैं बाद में, ठीक है। याद आएगा क्या? चलो, तो ये हमारे पास पोटेंशियल कहाँ रहेगा? इसके पॉइंट से अवे फ्रॉम द मास। इसके ऊपर पूछूंगा तो कहाँ रहेगा? अवे फ्रॉम द मास। समझ में आएगी नहीं? जिस पॉइंट में पूछो उस पॉइंट से अवे। यहाँ पूछा इस पॉइंट से अवे, यहाँ पूछा इस पॉइंट से अवे, यहाँ पूछा इस पॉइंट से अवे, यहाँ पूछूंगा तो उधर कुछ है नहीं, तो यहाँ से इधर से अवे। कोई दिक्कत? समझ में आई? यहाँ देखो, यहाँ भी सेम चीज़, यहाँ पूछूंगा तो अवे, यहाँ पूछूंगा तो इससे अवे, यहाँ पूछूंगा तो अवे, यहाँ पूछूंगा तो अवे। हमेशा टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम द कोई भी चीज़ से अवे लगता है। समझ में आई क्या बात? मान लो आपको यहाँ बोला है तो यहाँ बैठ के एक और तरीका होता है कि यहाँ बैठ के छाता खोल दो। यहाँ पूछा है आपको, यहाँ पूछा है, यहाँ बैठ छाता खोलो। छाता कहाँ खुलेगा? यहाँ बैठ के, ऊपर बैठ के छाता खोल दो, कहाँ खुलेगा? तो ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं आता। और ये भी याद रखते हो कि यहाँ जहाँ आया वहाँ से अवे, यहाँ से आया वहाँ से अवे, यहाँ आया यहाँ से अवे, यहाँ से आया यहाँ से। बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? यहाँ देखो, इस पॉइंट पूछो तो क्या बोलोगे? अवे। हालांकि जाके छाता खोलना है, इस बात में डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। यहाँ वाला पॉइंट में देखोगे क्या होगा? अवे। अवे है तो ऊपर जाके छाता खोल दिया, नीचे आ गया। यहाँ भी छाता खोल दिया, नीचे आ गया। यहाँ छाता खोला तो ऊपर, यहाँ खोलोगे तो नीचे के ऊपर, यहाँ पर ऑब्वियसली नीचे। यहाँ पूछो तो क्या आएगा? क्या बात क्लियर है? हमेशा कोई भी चीज़ से अवे होता है। इस पॉइंट पूछोगे तो क्या आएगा? अवे फ्रॉम दिस मास। इससे पूछोगे तो अवे फ्रॉम दिस मास। इससे पूछोगे तो अवे फ्रॉम दिस मास। इससे पूछोगे तो क्या कोई डाउट है यहाँ तक? अब मेरे पास मैंने बताया था फ्री बॉडी डायग्राम वो। और फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं? किसी भी मास के ऊपर जितने फोर्स लग रहे हो, मास के ऊपर जितने फोर्स लग रहे हो वो बनाने के लिए हम बनाते हैं FBD। शायद आप उसको ऐसे बना लो या फिर इस मास को आपने डॉट बना लो। अब उसके ऊपर लग रहा है नॉर्मल फोर्स तो लगा दो, नीचे लग रहा है उसका मास तो वो लगा दो। दोनों तरीके आप कर सकते हो, कोई डाउट तो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द फोर्स ऑन द बॉडी, किसके ऊपर होना चाहिए? वो बॉडी के ऊपर होना चाहिए, बॉडी लगाने वाला नहीं होना चाहिए। क्या बात क्लियर है क्या? अब बात करते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एक बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन करती है कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। मतलब मान लो अगर रानू सो रहा है, ठीक है, तो बाहर रूम में कितना ही भौंकती रहे, नहीं उठेगा। जब तक मैं आके नहीं उठाऊंगा तब तक नहीं उठेगा। ऑब्वियसली बात है। उजाला भी यही कहते, घोड़े कुत्ते बिल्ली सब बेच कर जाते हैं। कोई भी चीज़ है अगर वो अपना काम कर रहा है, तो तुम सोने का भी काम ही है ना भाई, कितना मेहनत का काम है वो, इतना पसीना वसीना आ जाता है। तो अगर सोना है या पढ़ना है या कुछ भी मोबाइल खेलना है, तो मोबाइल जब तक वो खेल रहा है, जब तक मम्मी की डांट नहीं देगी किसी को, तब तक मोबाइल नहीं छोड़ेगा। तो वही बात है, आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी स्टेट में हो, अगर आपको उस स्टेट से बाहर निकलना है या अपना स्टेट चेंज करना है, तो उसके लिए बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। मतलब मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, एक कांस्टेंट स्पीड में गाड़ी चला रहा हूँ। अगर मुझे रोकना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? ब्रेक लगाना पड़ेगा। वही बात, मैं यहाँ से खड़ा हूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से हिलूँ, मैं चाहता हूँ मैं नहीं हिलूँगा। जब तक तुम्हें धक्का नहीं जाता तो मैं हिल पाऊँगा क्या? फूक मारूंगा तो हिलूंगा क्या मैं? सीधी बात है। जब तक मेरे इस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तब तक मैं हिलूंगा नहीं। या मैं अगर दौड़ रहा हूँ, अगर तुम चाहते हो मैं तेज दौड़ूँ, तुम तो क्या करोगे? चलना जल्दी, धक्का मारोगे। तो धक्का क्यों मारते हैं हम लोग? क्योंकि धक्का मारने से हमने क्या दिया? एक एक्सटर्नल फोर्स दिया। क्या दिया? एक एक्सटर्नल फोर्स दिया। जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं दोगे तब तक वो सेम स्पीड पे चलता रहेगा। ये अपनी बॉडी की टेंडेंसी है, ठीक है? वैसे ही होता है। एक भारी आदमी भाग रहा है, एक स्लो आदमी भाग रहा है, कौन तेज भागेगा? अरे बोल भाई, कौन तेज भागेगा? रेंगने की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन रेंग के आएगा उसकी बात करेंगे तो बात करूँगा। देखिए मैं तेज भागने की बात कर रहा हूँ, तो कौन भागेगा? पतला वाला। क्यों? देखो, क्योंकि उसको जब स्टार्ट करने वाला हो दौड़ना, तब किसको ज़्यादा मेहनत लगेगी? उसको अपने इतने बड़े शरीर को, उधर को फील होता होगा ये सब, उधर को अपने बड़ी शरीर को अगर उठाना है तो पहले हाथ उठाएगा, फिर पैर उठाएगा, तो आराम से काम करना पड़ेगा ना भाई। तो पहले उठे। अब हल्का वाला क्या है? मान लो ऋषि है, उसको भी नींद आ रही है,
तो नींद से उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चाहे उसके ऊपर पानी फेंकना पड़ेगा या बर्फ़ पीट के अंदर डाल देना होगा, कुछ ऐसा उल्टा उल्टा काम करना पड़ेगा। क्यों ऋषि, है कि नहीं? कोई ऐसा तो नहीं उठेगा क्लास क्या है, क्लास में जल्दी रहती है। ठीक है, समझ में आ गया? इसको बोलते हैं इनर्शिया। जिस स्टेट में अभी आप हो उसको बोलते हैं इनर्शिया। सबने सुना होगा भाई वो मोटिवेशन वीडियो आते हैं ना, गाइस आपको इनर्शिया ब्रेक करना है गाइस, बस इनर्शिया ब्रेक कर लिया आपका, आपके वो मुकाम आपके हाथों में होगा, सब कुछ बोलते हैं। तो इनर्शिया मतलब अभी आप अगर पढ़ नहीं रहे हो तो ना पढ़ने का कोई इनर्शिया हो गया। अगर उस सबको बाहर निकलना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा, तो आप इनर्शिया में आ सकते हो। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जब एक्सरसाइज करना है तो क्या करना पड़ता है, वार्म अप करना पड़ता है। क्यों वार्म करना पड़ता है? अगर आपने वार्म अप नहीं किया तो आपका इनर्शिया ब्रेक नहीं होगा, और आपने अगर रिगरस एक्सरसाइज कर लिया बिना इनर्शिया ब्रेक किए दर्द हो जाएगा, जैसे मुझे हो गया। ठीक है, अगर मैं अच्छे से वो वार्म ज़्यादा अच्छे से करता तब नहीं होता, जब भगवान ने बोला था होता तो होता ही है, कुछ फ़ायदा नहीं है भाई। मैं थोड़ी वार्म अप करके थोड़ी आता गिरने के लिए, चलो वार्म अप कर लेता, गिरना है ये वो तो नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया इनर्शिया के बारे में? तो जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो कोई भी चीज़ की स्टेट चेंज नहीं होगी। अगर मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में हूँ तो वो धक्का दोगे तभी मैं चलूँगा। अगर मैं चल रहा हूँ तो मुझे तुम तेज़ चलाना है तब तुमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मैं भाग रहा हूँ, तुम चाहते हो मैं रुक जाऊँ तो तुमको मुझे पकड़ना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके होगा। समझ में आई क्या बात? मैं अगर खड़ा हूँ, मुझे अभी कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक ग्रेविटेशन लग रहा है नीचे, और एक क्या लग रहा है, इस ज़मीन का नॉर्मल फोर्स। दो फोर्स लग रहे हैं। क्या इसकी वजह से अब मैं चलना चालू कर दिया तो क्या मैं उन दोनों फोर्स की वजह से चलना चालू किया क्या? नहीं, क्योंकि वो क्या है, एक तरह से क्या है, वो बैलेंस फोर्स है। क्या है, मेरे बॉडी पर जितना फोर्स नीचे है उतना ही फोर्स ऊपर है, तो मेरे पास कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं। जब तक मुझे छोटे आँख धक्का ना दे तब भी नहीं लूँगा इसमें। तो अगर कोई मजबूत आदमी धक्का ना दे तब तक मैं हिलूँगा नहीं। तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है। क्या ये बात क्लियर हो गई? पहला लॉ क्लियर हो गया? अ बॉडी विल नॉट चेंज इट्स मोशन, चेंज इट्स स्टेट अनलेस एंड अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो क्या दिमाग में घुस गया ये बात? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक एक्सेलरेशन कितना होगा मेरे बॉडी का? 0। जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कहाँ से पैदा होगा भाई? समझ आ रही है बात? तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मेरी बॉडी को क्या बोलोगे आप? इक्विलिब्रियम में। मतलब अगर मेरे बॉडी में एक्सेलरेशन दिख रहा है क्या अभी? नहीं, तो मेरे बॉडी में जितना फोर्स है हर एक फोर्स क्या होगा? बराबर होना चाहिए। मतलब वर्टिकल में कौन कौन सा फोर्स है? एक फोर्स लग रहा है नीचे mg, एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा न्यूटन, नॉर्मल फोर्स। तो क्या दोनों बराबर होगा क्या? होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। समझ में आई क्या बात? कोई डाउट है यहाँ तक? मेरे पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहा है क्या? तो मैं धक्का दे रहा है क्या? जैसे कोई धक्का दे रहा है? नहीं दे रहा है, मुझे बाहर का फोर्स है कि नहीं? मान लो अब इधर से रानू आया था, इधर से छोटी आ जाएगी, तो किसका फोर्स ज़्यादा बड़ा होगा? हम मान के चल लेते हैं, पता नहीं, हो सकता छोटी में ज़्यादा हूँ, तब मान के चल लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए कि रानू ज़्यादा होगा। तो मैं किस साइड जाऊँगा, लेफ्ट की राइट? तो इधर रानू ने धक्का दिया मुझे इस साइड, मैं इधर जाऊँगा कि नहीं? तो मेरा एक्सेलरेशन कहाँ पे आ गया? अब इधर आ गया। तो मैं क्या बोलूँगा? इधर से कौन धक्का दे रहा था मुझे? अब मेरे बॉडी पे देखो, इधर साइड फोर्स लग रहा है रानू की वजह से, इधर साइड फोर्स लग रहा है छोटी की वजह से। तो मैं जा कहाँ रहा हूँ? इस साइड। मैं अपना बॉडी बना रहा हूँ। मुझे इधर किसने धक्का दिया? फोर्स ड्यू टू रानू। इधर किसने धक्का दिया? अब मैं इसको बनाता हूँ बड़ा, क्योंकि ये बड़ा फोर्स है, रानू छोटी। मैं जाऊँगा कहाँ पर? इस डायरेक्शन में। किससे? एक एक्सेलरेशन की वजह से। अब मुझे अगर ये एक्सेलरेशन निकालना तो कैसे निकालूंगा? छोटी। जितना मेरे पे नेट फोर्स लग रहा है वो होगा क्या? हाँ है ना? क्योंकि तुम भी कुछ खींच रहे हो मुझे यहाँ पर, तुम भी मुझे थोड़ा बहुत खींच रहे होगे यहाँ पर, कुछ तो दम होगा तुम्हारे अंदर, चीटी बराबर। तो चीटी बराबर तो दम होगा हमारे पास, उसका भी हम लोग लेंगे। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन कितना आएगा? फोर्स ड्यू टू रानू माइनस फोर्स ड्यू टू छोटी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था, डिवाइडेड बाय मेरा मास। ये आ जाएगा मेरे पास एक्सेलरेशन। बोलो बात क्लियर है क्या? कोई डाउट है क्या? तो मुझे मेरे स्टेट ऑफ रेस्ट से निकालने का हेल्प किसने किया? किसने हेल्प किया? रानू ने हेल्प किया, जो कि मेरा एक्सटर्नल फोर्स है। क्या बात क्लियर हो गई? इनर्शिया वाली बात क्लियर हो गई। अब हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग बस में बैठे हैं, एकदम से ब्रेक मारा, ब्रेक मारने से हुआ क्या है?
बता दे रहा हूँ मैं बता दूँ। मजाक कर रहा हूँ भाई। मैं बस में बैठा था ऐसे, ठीक है, मैं कौन सी बॉडी, मेरा कौन सा पार्ट जो है बस से कनेक्टेड है? पैर। ऊपर वाला पार्ट कनेक्टेड है क्या बस से? नहीं। जैसे बस रुकी तो कौन रुका? बस रुका। बस रुका तो मेरा क्या रुकेगा? पैर रुक गया। तो ऊपर वाली बॉडी रुकी क्या? ऊपर वाली बॉडी क्या था? ऐसे आगे, वो आगे चल रही थी, पैर रुक गए, ऊपर वाली बॉडी रुकी क्या? नहीं। क्यों? क्यों? ऊपर वाली बॉडी पे किसी ने फोर्स लगाया ही नहीं। पैर पे किसने फोर्स लगाया? उसके ब्रेक नहीं लगाया, तो पैर तो रुक गए। पैर तो रुक गए। कौन नहीं रुका? अपर बॉडी, क्योंकि वो उसको मन था कि मैं तो ऐसे चल रहा हूँ चलते रहूंगा जब तक मेरे को रोकेगा नहीं, और वैसे चल रहा था, पैर रुक गए और मैं आके ऐसे गिर गया। ठीक है, इस तरह से मैं गिर गया। अब मान लो मैं खड़ा था ऐसे ले, तब भी क्या होगा? मेरा पैर कनेक्टेड है। अब अगर मैं पकड़ लिया यहाँ पर तो मेरा हाथ भी कनेक्टेड हो गया बस से, तो अब मैं ज़्यादा नहीं गिरूंगा। मेरा गिरेगा क्या? बीच वाला बॉडी थोड़ा ऐसे ऐसे फिर यहाँ से कुछ ना कुछ गलती सोच के। ठीक है, समझ में आ गया बात? अब दूसरा बात टर्न लेने का। टर्न लेने में सेम चीज होता है। मान लो अपनी गाड़ी ने ऐसे टर्न लिया तो हम कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बैठे हुए हैं तो वहाँ पूरा लोअर बॉडी जो है कार के साथ है, लेकिन अपर बॉडी क्या है? फ्री है। तो जैसे ही गाड़ी मुड़ी तो अपना पैर तो चला गया, लेकिन ये क्या होगा? तो जिस साइड गाड़ी मुड़ी, इस साइड मुड़ी है ना, तो ये तो चला जाएगा, लेकिन ये क्या बात क्लियर है? ये भी क्या बताता है आपको? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब अगर आप रेस्ट में हो, आपको मूव करना स्टार्ट करना है, तो वो होता है आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट से मोशन में आओगे। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब आप किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, आपको अपना वेलोसिटी चेंज करनी है, तो क्या बोलोगे उसको आप? इनर्शिया ऑफ मोशन चेंज हुआ। अगर आप एक बॉडी में बैठे हो, आपका क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज हुआ है। डायरेक्शन चेंज की वजह से आप ऐसे से मूव कर रहे हो, उसको क्या बोलोगे आप? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये 9th क्लास के बुक में दिया था। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? चलो, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से आप क्या समझे हो? इक्विलिब्रियम समझे हो। क्या समझे हो? इक्विलिब्रियम मतलब एक बॉडी अगर रेस्ट पर है, इसका मतलब उसके ऊपर एक्ट करने वाले सभी फोर्सेस बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने फोर्स होंगे वो बराबर होने चाहिए, वर्टिकल में जितने हैं वो बराबर होने चाहिए। तो एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। अगर एक बॉडी मूव नहीं कर रही है, रेस्ट पर है, तो उसके ऊपर एक्ट करने वाले सभी फोर्सेस का वेक्टर सम 0। क्या होगा? वेक्टर सम 0 होगा। चलो, अभी तो स्लो चल रहे हैं, फिर हम लोग वापस तेज जाएंगे। देखो क्या बोला है, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं लगेगा तब तक इक्विलिब्रियम में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखो, भले ही चाहे वो कि कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा हो, जब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगा तब तक वो उसका इक्विलिब्रियम में रहेगा। जब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा तब तक वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, भले चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा होगा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। कोई दिक्कत? देखो क्या बोला, 3 ब्लॉक विथ masses m, 2m and 3m are connected by string as shown in the figure. After an upward force F, एक F force आ गया, is applied on the block M. The masses move upwards at constant speed. अगर उसने बोला कांस्टेंट स्पीड तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? कितना हो गया? 0 हो गया। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो मतलब क्या चाहिए होगा? फोर्स नेट कितना होना चाहिए? 0। क्या बात क्लियर है? क्या क्या इतने बात लिख सकते हो? क्या पूछा है? व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m? आपको निकालना क्या है? 2m पे कितने फोर्स होंगे? तो आपको पता है अगर ये पूरा बॉडी जो किसकी तरह मूव कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कितना है? 0 हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो क्या होगा? अब बॉडी कैसे होगी? इक्विलिब्रियम में होगी। अगर इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स कितना होगा किसी बॉडी पर? तो कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सीधा आंसर लगाना है। कोई डाउट? जब तक किसी बॉडी पे एक्सेलरेशन नहीं आता है तब तक उसका फोर्स नेट फोर्स 0 ही रहेगा, भले चाहे वो कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर सकता है। देखो यहाँ पर अ पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v, एक v वेलोसिटी मूव कर रहा था, इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर ट्राइंगल PQR द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्या बोला है कि एक ऐसा फोर्स आया, ये क्या है? फोर्स है। क्या है?
फोर्स है, मतलब पहले पी आर फोर्स आया इस डायरेक्शन में, फिर पी क्यू फोर्स आया इस डायरेक्शन में, फिर क्यू आर फोर्स आ गया इस डायरेक्शन। तो क्योंकि एक क्लोज लूप बन रहा है, क्या बन रहा है, एक क्लोज लूप, तो इसका फोर्स नेट कितना होगा, इसका फोर्स नेट क्या होगा, क्योंकि सब कुछ मिलके वापस जीरो पे आ गया है, क्या आ गया है, और फोर्स नेट निकालोगे पहले आप, हाँ है ना, नेट फोर्स निकाला आपने, इसका डायरेक्शन इधर था, इसका डायरेक्शन इधर था, इधर था, तो सब क्या हो गए मिला के जीरो बन गए, क्या, क्योंकि पूरा क्लोज बन गया, क्या बन गया हमारे पास आंसर, नेट फोर्स कितना आ गया, जीरो आ गया, क्या आ गया, जीरो आ गया। अब जैसे ही इसका नेट फोर्स कितना आ गया, जीरो, तो क्या इसमें कोई एक्सप्रेशन आएगा, क्या, तो एक्सप्रेशन कितना होगा, अगर एक्सेलरेशन जीरो है और पहले वो v वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो अभी किससे मूव कर रहा होगा, चेंज ही नहीं होगा ना भाई। तो क्या बोला, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, बोलो बात क्लियर है, जब तक नेट फोर्स जीरो है, या जो नेट फोर्स जीरो है तो तब तक एक्सेलरेशन जीरो होगा, जब तक एक्सेलरेशन जीरो तब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्या बात क्लियर है। डिटरमाइन द टेंशन T1 T2 in the force in the string as shown in the figure। ये फिगर है आपके पास, इसमें दो धागे लगे हुए हैं, एक धागा ये वाला है, एक धागा ये वाला लगा हुआ है, ठीक है। आपको निकालना क्या है कि T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, आप इसका नाम सोचना चालू करेंगे, क्या करेंगे, सोचना चालू करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ में कोई कहीं एक्सेलरेशन दिया है क्या आपको, कितना एक्सेलरेशन है, नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है, क्योंकि हर चीज़ जुड़ी हुई है, ये जुड़ा हुआ है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये उधर जुड़ा हुआ है, तो कहीं कुछ मूव कर सकता है क्या, कहीं कोई मूव कर सकता है क्या, तुमने दो रस्सी को बांध दिया, क्या वो मूव करेगा क्या भाई, नहीं, तुमने हर जगह से कुछ को बांध ही दिया, उसको मूवमेंट को तुमने जगह दिया ही नहीं, और जगह नहीं दिया तो क्या ये पूरा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए क्या। आपको करना क्या है, हर जगह पे फोर्स देखना है, क्या देखना है, फोर्स। आपने एक ये ले लिया, आपने जहाँ जहाँ पे आपको फोर्स दिख रहा है, ये टी फोर्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो आपने ये पॉइंट ले लिया, आप इसका फोर्स देखो, इस पॉइंट पे फोर्स कहाँ लगेगा, इस पॉइंट पे कौन सा टेंशन फोर्स है, कैसा आता है, अवे की टुवर्ड्स, यहाँ से अवे ये हो जाएगा, यहाँ से टेंशन फोर्स ये भी है क्या, तो ये भी कैसा आएगा, यहाँ देखो क्या इस पर नीचे फोर्स लग रहा होगा, क्या कौन सा फोर्स है, ये इसका वेट की वजह से, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, अपना चेंज क्यों हो रहा है भाई, एक ही हो गया, एक ही हो गया, और नीचे फोर्स आ रहा होगा इसके वेट की वजह से, बोलो हाँ है ना, कितना होगा वो, √3 kg है, मतलब √3g, बोलो बात क्लियर है क्या, कोई डाउट, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इक्विलिब्रियम वेट, इक्विलिब्रियम करना है, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में जो जो फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर होगा, जीरो होना चाहिए। मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फोर्स का मैं क्या निकाल रहा हूँ, कंपोनेंट निकाल रहा हूँ, इसका कंपोनेंट यहाँ पे क्या आएगा, T2 cos 60, क्योंकि हमने ये हॉरिजॉन्टल लिया है तो क्या आएगा, cos 60, वर्टिकल लेंगे तो क्या आएगा, T2 sin 60। क्या बात क्लियर है। अब मुझे बताओ कि क्योंकि ये क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए कि नहीं, तो जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स नीचे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर इसको हमको इक्विलिब्रियम रखना है तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ऊपर में कितना फोर्स दिख रहा है आपको, T2 sin 60, नीचे में सॉरी T1 है क्या, T1 sin 60, नीचे फोर्स कितना है, तो दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं। तो T1 की वैल्यू क्या आ गई, √3g डिवाइड बाय sin 60, sin 60 कितना होता है, तो √3 डिवाइड बाय 2, बोलो बात क्लियर है, √3 कैंसिल, तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2g मतलब 20 कह सकते हैं क्या हम लोग, तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 न्यूटन। अब देखते हैं अगला, जो भी फोर्स हॉरिजॉन्टल में लग रहे हैं उसका बराबर होना चाहिए क्या, इधर क्या लग रहा है T2, तो इसके अपोजिट में क्या लग रहा है यहाँ पर T1 cos 60, तो क्या दोनों बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। हमको क्या करना है, इस फोर्स पे, इस पॉइंट पे कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, ऊपर का हमने बराबर कर दिया, बचा यहाँ का, इसको बराबर करो, तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T1 cos 60, T1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 20, कितना है 20, cos 60 मतलब कितना होता है, आंसर कितना आ गया, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, आपने आंसर निकाल लिया। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई
T1 की वैल्यू आ गई 20 और T2 कितनी आ गई? देखो 20 और 10 का ऑप्शन दिख रहा है क्या? कोई डाउट यहाँ तक? तो जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो बोला हुआ है कि एक चीज इक्विलिब्रियम में है तो हमेशा उस पॉइंट पे जाओ, हर एक फोर्स जो है उसको बराबर करो। तो अगर पहले देखो वर्टिकल में कितने फोर्स हैं, जो फोर्स एक डायरेक्शन में उनको ऐड करो, जो फोर्स दूसरे डायरेक्शन में ऐड है उसको ऐड करो, दोनों को बराबर कर दो। फिर आओ हॉरिजॉन्टल में आओ, जितने फोर्स राइट साइड में उनको ऐड कर लो, जितने फोर्स है लेफ्ट साइड में उनको ऐड कर दो और दोनों को बराबर कर दो। क्या बात क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ देखो, अब द पुली एंड द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर स्मूथ एंड नेग्लिजिबल मास। तो ये हमारे पास, इसका मतलब क्या हो गया? हर जगह दिया रहेगा। ये इसका मतलब है कि आइडियल सब कुछ है। क्या है? सब कुछ आइडियल है। फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन, क्या बोला है? फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, मतलब हर चीज किस पे होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम पे होनी चाहिए। द एंगल थीटा शुड बी, ये एंगल कितना होना चाहिए? कैसे निकालोगे भाई? ये एंगल जहाँ है कुछ मुझे वहीं से रिलेशन होगा कि नहीं? इसका होगा भाई। अब यहाँ दिख रहा है हम लोग को। अब इसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर नीचे फोर्स कितना होगा? बोलो, नीचे फोर्स कितना होगा? इसका वेट होगा, मतलब √2g। बोलो है ना? अब इसके ऊपर लगने वाला दो फोर्स दिख रहे हैं क्या मुझे? एक ये टेंशन फोर्स। अब स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी क्या होगा? स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन क्या होगा? तो इधर भी हमारे पास T, इधर भी T और इधर भी T। बोलो है ना? अब मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। इधर लिया मैंने कंपोनेंट, क्या मिलेगा मुझे? T, जिस साइड थीटा है उस साइड तो क्या मिलेगा? T cos थीटा मिलेगा क्या? अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? इधर से भी क्या आएगा? T cos थीटा आएगा क्या? यहाँ पर इधर साइड में क्या मिलेगा हम लोग को? T sin थीटा मिलेगा। इधर में क्या मिलेगा? क्या कोई डाउट है आता है? तो T sin थीटा अपने आप कट गया कि नहीं कट गया? बोलो हाँ है ना? कट गया कि नहीं कट गया? अब बचा क्या हमारे ऊपर? कितना बचा हुआ है? T और T कितना हो गया? 2T cos थीटा। नीचे में क्या है हमारे पास? एक ही है, कितना है? √2g। बराबर कर दें क्या? तो हमारे पास ऊपर में आ गया 2T cos थीटा, किसके बराबर होगा? √2g के बराबर। किसको समझ में नहीं आ रहा है? तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? हमको निकालना क्या था? ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। अब देखो हमारे पास क्या क्या नहीं पता है इसमें। हमको थीटा निकालना है, क्या नहीं पता हम लोग को? T नहीं पता। T पता है क्या? नहीं। उसको ढूंढना पड़ेगा कि नहीं? यहाँ देखो, ये पूरी चीज़ इक्विलिब्रियम में है तो हर एक चीज़ क्या होगी? इक्विलिब्रियम में। हम यहाँ पे आए इस वाले मास पे, इस वाले मास पे नीचे क्या लग रहा होगा? इसका वेट लग रहा होगा जो कि mg होगा। ऊपर क्या लग रहा होगा? क्या लग रहा होगा? टेंशन। क्या लग रहा होगा? टेंशन। ऊपर में लगा दिया टेंशन। क्या कोई और फोर्स है क्या इसके ऊपर? तो क्या मैं ये लिख दूंगा टेंशन इक्वल टू mg लिख सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि और कोई फोर्स ही नहीं है। जितना फोर्स ऊपर है उसको बराबर कर दो जितना फोर्स नीचे है। तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई? जब तक स्ट्रिंग सेम रहेगी तब तक टेंशन सेम रहेगा। स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज। यहाँ टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T। स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन T, यहाँ पे स्ट्रिंग सेम मतलब टेंशन T, यहाँ पे स्ट्रिंग सेम मतलब टेंशन। यहाँ से क्या मिल गया हमको? T इक्वल टू mg मिल गया। यहाँ डाल देते हैं तो 2 इंटू mg इंटू कॉस थीटा इक्वल टू √2 इंटू जी। बोलो है ना? g से g कैंसिल हो गया क्या? √2m है ना यहाँ पर, सॉरी √2m था ना यहाँ पर, देखो √2m था तो ये m से m कैंसिल। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? √2/2, मतलब इसको √2 इंटू √2 लिख दूँ क्या? तो ये से कट गया, आंसर क्या है? 1/√2। तो थीटा कितना होगा? 45। कितना होगा? तो क्या कोई डाउट है इसमें? समझ में आ गया? अगर बोला है सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है तो हर एक जगह पर क्या होगा? हमको इक्विलिब्रियम देखना होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? देखो मैं कब बता रहा हूँ, फिर रिवर्स लो करोगे बस। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर व्हाट शुड बी द मास ऑफ ब्लॉक ए। क्या पूछा है हम लोग से? ये ब्लॉक ए का मास कितना होना चाहिए पूछा है क्या? ठीक है, हमने लिख लिया। सो डैट द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट,
अगर पहले रेस्ट में था और अभी भी रेस्ट में रहना, मतलब क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, 0, मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। तो मतलब किस पे होना चाहिए, ये लोग किस पे होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए, अब इसको इक्विलिब्रियम पे रखना है। तो क्या करोगे आप, पहले यहाँ गए, आपको जो जो ब्लॉक दिख रहा है ना, हर जगह जाओ, वो देखो यहाँ पर, यहाँ गए, इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, हमेशा एक जगह क्या लगेगा, इसके नीचे क्या लगेगा, इसका ग्रेविटेशन की वजह से इसका मास का फोर्स लगेगा, क्या कोई डाउट। इसके ऊपर कौन खींच रहा होगा, टेंशन का फोर्स, इसको मैंने बोल दिया T1। अब देखो ये थ्रेड है, ये भी सेम थ्रेड है कि नहीं, कोई सेम थ्रेड यहाँ पास कर रही है। अब क्या ये भी सेम थ्रेड है क्या, नहीं, हमने यहाँ तक रस्सी थी, यहाँ जोड़ दिया, अब नई रस्सी ले ली क्या, हाँ। तो मैंने बोला कि इसमें जो टेंशन है, इसमें टेंशन T1 आ रहा है, ये भी सेम थ्रेड है तो इसमें भी टेंशन T1 आएगा, बोलो हाँ है ना। तो इस वाले पार्ट का बात क्लियर हो गई। तो अब क्या लिखोगे कि ऊपर जो टेंशन T1 है वो नीचे के mg के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो T1 इक्वल टू m डैश जी, मुझे फाइंड क्या करना है, ये m डैश फाइंड करना है। क्या बात क्लियर है, क्या मुझे फाइंड क्या करना है, ये m डैश निकालना है। अब आगे चलते हैं। अब मैं आ गया इस वाले ब्लॉक पे, हर एक ब्लॉक को देखते जाओ, करते जाओ। मैं आ गया इस वाले ब्लॉक पे। अब जैसे ही इस वाले ब्लॉक पे आया तो उस पर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, एक लग रहा होगा यहाँ के स्ट्रेंथ की वजह से, एक टेंशन यहाँ पर, क्योंकि थ्रेड सेम है तो T1 लिख दिया मैंने। यहाँ पर देखो एक और थ्रेड आ गया, ये थ्रेड दूसरा है कि पहले वाला ही है, दूसरा है, तो नाम चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, मैंने बोल दिया T2 है। क्या कोई और फोर्स लग रहा होगा इस पर, लग रहा है ना भाई, इसका वेट नहीं है, इसका वेट होगा, तो यहाँ पर वेट होगा इसका। अब वेट ऐसे कैसे लगाएंगे हम लोग, इसीलिए एक बात याद रखना, जब भी हमारे पास इसको बोलते हैं वेज, क्या बोलते हैं, वेज, या फिर इंक्लाइन प्लेन, क्या बोलते हैं, इंक्लाइन प्लेन, क्या बोलते हैं इसको, वेज या फिर इंक्लाइन प्लेन। ये रहा मास, तो इसका मास mg कैसे लगेगा, इस तरह से लगता है। अब यहाँ मान लो एंगल थीटा है, तो इसमें ऐसा देखने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जब भी देखना है आपको, चाहे तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पे देखना है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे कंपोनेंट निकालते हैं। एक कंपोनेंट कैसा आएगा, जिसके परपेंडिकुलर, इस वाली जो लाइन है हमारे पास, इसके परपेंडिकुलर होगा और एक इसके अलॉन्ग होगा। क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, एक उसके अलॉन्ग। तो जो अलॉन्ग वाला होता है उसमें क्या आता है, साइन थीटा। क्या आता है, साइन थीटा। तो नीचे अगर फोर्स mg है तो यहाँ क्या बनेगा, mg साइन थीटा बनेगा, जो कि उसके अलॉन्ग द प्लेन होगा। कहाँ होगा, अलॉन्ग द प्लेन। और जो परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा उसमें क्या होता है, mg cos। कोई डाउट है क्या, इसको याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये इंक्लाइन प्लेन है, तो इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग कौन सा मास आता है, mg साइन थीटा। क्या फोर्स आएगा, mg साइन थीटा। उसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, mg cos थीटा। अब मैं यहाँ आ गया, अब मैंने बोला किधर mg है, तो मैंने इसको हटा के मैंने क्या किया, इसके दोनों कंपोनेंट लिख लिए। कंपोनेंट कहाँ कहाँ आएंगे, फटाक से बोल दो। एक आएगा अलॉन्ग द प्लेन, एक आएगा परपेंडिकुलर द प्लेन। अलॉन्ग द प्लेन कितना है, mg साइन थीटा। m कितना है हमारे पास, 2 है, तो मैंने 2g साइन थीटा कर दिया। कोई डाउट, नीचे क्या होगा हमारे पास, यहाँ 2g cos थीटा। थीटा कितना दिया हम लोग को, 30 दिया है। तो साइन थीटा क्या हो गया, साइन 30 मतलब 1/2। यहाँ कट के आंसर क्या आ गया हमारे पास, g आ गया। क्या आंसर आ गया, क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा जी फोर्स आ गया इधर, और क्या आ गया साथ में, ये टेंशन आएगा कि नहीं आएगा, T2 फोर्स भी आ गया। तो G प्लस T2 दोनों फोर्स इधर आ गए। क्या उधर कौन सा फोर्स है, इसके ऊपर T1 फोर्स है। क्या परपेंडिकुलर में कोई फोर्स दिख रहा है क्या आपको, ये वाला फोर्स है, लेकिन यहाँ पर साथ में एक और फोर्स आएगा, नॉर्मल वाला फोर्स। ये दोनों बराबर हो जाएंगे, कोई डाउट तो नहीं। आपको मेन फोकस करना है, इस पर करना है। क्या तो आप क्या लिखोगे, सेकंड, ये पहला पॉइंट लिख लिया आपने, ये पहला पॉइंट लिख लिया आपने। सेकंड पॉइंट लिखो यहाँ वाले के, तो क्या लिखोगे, नीचे में कितना है, G प्लस T2, सॉरी G प्लस T2 यहाँ लग रहा है, ऊपर कितना लग रहा है, तो क्या दोनों बराबर होने चाहिए कि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है हम लोग के पास। तो T1 आ गया। बोलो बात क्लियर है क्या, ये सेकंड पॉइंट हो गया आपके पास। अब कुछ और बचा है क्या लिखने के लिए, हाँ एक ये वाला पॉइंट बचा है कि नहीं, इसमें लिख लो। इसको ब्लॉक बनाया आपने, नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, इसका वेट लगेगा, कितना होगा, mg मतलब 2g। ऊपर क्या लगेगा फोर्स, ये दोनों स्ट्रिंग सेम है कि नहीं, पुली से क्रॉस होता है तो स्ट्रिंग सेम रहती है।
पुली के ऊपर जब आप रस्सी डालते हो कुएं में तो अलग रस्सी डालते हो क्या? नहीं, एक रस्सी डालते हो जो इस साइड रहती है और उस साइड भी रहती है। तो रस्सी क्या होगी? सेम। मतलब अगर ये T2 है तो ये भी क्या होगा? T2। तो यहाँ फोर्स ऊपर कितना लग रहा होगा? T2। क्या बात क्लियर है क्या? तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास? ऊपर लग रहा है T2, नीचे क्या लग रहा है? 2G मतलब 20 लग रहा है क्या? तो क्या मुझे ये मिल गया क्या आंसर? पहला तीन चीज़ लिखनी मैंने। एक ये वाला मास था, इसके लिए लिखा मैंने, एक ये वाला मास था, इसके लिए लिखा मैंने, और एक ये वाला मास था उसके लिए लिख दिया मैंने। बोलो कोई डाउट है? एकदम श्योर है क्या? अब देखो मैंने क्या क्या ढूंढ लिया, अब आगे चलते हैं। T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई क्या? यहाँ डाल देता हूँ मैं T2 की वैल्यू। तो G मतलब 10 प्लस T2 मतलब 20 इक्वल टू T1 हो गया क्या? तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई? अब इस T1 को मैं यहाँ डाल दूँ क्या? यही करना है आपको, जितने मास है हर जगह जाओ, निकालो ये चीज, ये इक्वेशन निकालो। अब उसको सॉल्व करना चालू करो। T1 की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई, 30 डाल दो इक्वल टू मास इंटू G मतलब 10 10 से 10। तो मास की वैल्यू कितनी आ गई? 3 मतलब 3। मतलब अगर मैंने यहाँ पर जो ये मास है इसको 3 किलो कर दिया तब जाके पूरा पूरा क्या होगा? इक्विलिब्रियम में आएगा। क्या बात क्लियर हो गई कि आंसर कितना आया हम लोग को? अभी थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन धीरे धीरे करने लगोगे, हर जगह फोर्स निकालना सीख जाओगे, फटाफट आपको लगेगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं इसके। क्वेश्चन ऐसे आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। याद रखना इसमें हम लोग को कि यहाँ पर क्या होगा? mg sin थीटा होता है, फोर्स क्या होता है? हर एक ब्लॉक पे जाना है या हर एक मास पे जाना है, उस पर फोर्स का इक्विलिब्रियम दिखा देना है बस। जो आएगा उसको लिख लेना है, फिर अगले ब्लॉक पे जाना है, जो आएगा लिखेंगे, फिर अगले पे जाएंगे, जो आएगा लिखेंगे। अब फिर आगे हम लोग उसको सॉल्व करना चालू करेंगे। जो नहीं पता है वो निकालेंगे, जो पता है वो डाल देंगे। कोई डाउट है क्या? लो अब एक चीज़ है हमारे पास, बोलते हैं लैमी थ्योरम। इसको कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन जब भी देख लो, मान लो ये वाला हमारे पास ये मेरे पास क्या है? ये पॉइंट, ये पॉइंट वो है जिसमें सारे फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, इस पे मान लो कि एक इधर फोर्स लग रहा था F1, एक इधर फोर्स लग रहा था F2, एक इधर फोर्स लग रहा था F3। सबका एंगल दिया था, यहाँ का एंगल अल्फा है, यहाँ का एंगल बीटा है, यहाँ का एंगल गामा है। आपको बोला कि बताओ भाई नेट फोर्स कैसे निकालोगे? अब क्या बोला कि अगर ये पूरा इक्विलिब्रियम में है तो हर एक फोर्स की वैल्यू निकालनी है आपको। क्या बोला आपको कि अगर ये जो चीज़ है, ये बॉडी है, ये जो बॉडी है ये किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। तो बताओ भाई ये F1 कितना है, F2 कितना है, F3 कितना है? कैसे निकालोगे? अगर आपको पता नहीं होता तो क्या करना पड़ता? पहले से एक लाइन यहाँ खींचते और एक लाइन परपेंडिकुलर खींचते। अब हर एक फोर्स को आप इसके फॉर्मेट में लिखते क्या? इसका यहाँ पर लिखते आप कि F2 साइन, तो जो भी हो एंगल खेलना पड़ता है आपको। अगर कोई ये ना करना पड़ता तो कैसा रहेगा? ये हो गया, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब लैमी भाई साहब आए, उन्हें सारी मेहनत की और बोला कि आप मेहनत मत करो, आप राजा बाबू हो। क्या हो? राजा बाबू हो। अब राजा बाबू हो तो आपको मैं क्या दूंगा? एक फॉर्मूला दूंगा। क्या दूंगा? फॉर्मूला। उन्होंने क्या बोला, जब आप F1 की बात कर रहे हो तो उसके अपोजिट देखो क्या है। यहाँ पर देखो, अपने F1 देख रहे हो तो F1 के ऊपर कौन सा एंगल दिख रहा है? तो क्या करना है आपको? बस लिखना है F1 और डिवाइड बाय साइन थीटा। कौन सा साइन? साइन ऑफ जो भी आपके उल्टे में एंगल है, मतलब अल्फा। इसके हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। ये किसके बराबर होना चाहिए? अब अगला फोर्स लिखो F2, F2 के उल्टे में क्या लिखा हुआ है? तो डिवाइड बाय साइन, अब देखो इक्वल टू किसके बराबर होगा? F3 डिवाइड बाय F3 का क्या दिख रहा है? अब यहाँ मेरे हिसाब से बताओ, अब यहाँ देखो, यहाँ मैं क्या लिखूंगा? सेम फॉर्मूला को यहाँ लिखना है। बताओ कैसे लिखोगे? पहला क्या लिखोगे? हर एक फोर्स लिखने चालू करो। पहले F1 लिखो, F1 डिवाइड बाय F1 के अपोजिट में क्या एंगल दिख रहा है? तो क्या लिखोगे? साइन गामा। ये किसके बराबर होगा? अब अगला फोर्स F2 डिवाइड बाय F2 के अपोजिट में क्या दिख रहा है? यहाँ अल्फा है। क्या है? इक्वल टू F3 डिवाइड बाय F3 किधर है? ये F3 के अपोजिट में क्या है?
कोई भी एक पॉइंट है जिस पे 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं, सिर्फ 3 में काम करेगा, 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं, उनका आपको एंगल दिया हुआ है, बीच में कितने कितने एंगल हैं। अब आपको अगर क्या निकालना है, इनकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? लैमीज थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? लैमीज थ्योरम। क्या बोलते हैं? तो वो फोर्स लिखो जिसको निकालना है, डिवाइड बाय उसके अपोजिट का साइन एंगल। दूसरा फोर्स लिखो, उसके अपोजिट का साइन एंगल। मान लो ये चीज़ है, आपको क्या बोला है कि अब ब्लॉक ऑफ मास 10 kg है, 10 kg का ब्लॉक दिख रहा है, सस्पेंडेड बाय 3 स्ट्रिंग, 3 स्ट्रिंग है वहाँ पर, द टेंशन इन T2। क्या पूछा है आपसे यहाँ पर? T2 पूछा है। मैंने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट में मास देखो क्या 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 फोर्स लग रहा हो यहाँ पर। नीचे रहेगा टेंशन T1 का, और क्या रहेगा, ये ब्लॉक भी तो लगा हुआ है, तो ब्लॉक का मास कितना होगा? 10G। बोलो हाँ है ना, ये नीचे का फोर्स मिल गया मुझे। ऊपर फोर्स कितना आएगा देखो, एक ये फोर्स लगा रहा होगा T3 फोर्स, एक ये फोर्स लगा रहा होगा T2 फोर्स। बोलो हाँ है ना। अब क्या करना है आपको? लैमी थ्योरम लगा सकते हो क्या? हाँ, लेकिन ढूंढना क्या पड़ेगा आपको? पहले ये एंगल ढूंढना पड़ेगा, इसका नाम रख दो अल्फा। ये वाला पूरा एंगल ढूंढना पड़ेगा, इसका नाम होगा बीटा। और ये वाला एंगल ढूंढना पड़ेगा, इसका नाम होगा गामा। तो तब क्या लिख पाओगे? इधर फोर्स कितना है? T1 प्लस 10G मतलब 100 डिवाइड बाय साइन थीटा ऑफ अल्फा। किसके बराबर होगा? अब T2 लिख लेते हैं मेरा, T2। तो T2 का अपोजिट में कौन सा एंगल आ रहा है? T3 डिवाइड बाय साइन थीटा। अब क्या बचा ढूंढने के लिए? अल्फा बीटा गामा ढूंढना है। अल्फा देखो क्या आएगा, यहाँ देखो, ओ शिट, इसके अपोजिट में ये वाला पूरा अल्फा था, है ना। देखो ये एंगल दिख रहा है, ये 60 था, ये 30 था, तो ये कितना बचेगा? ये पूरा 180 होगा कि नहीं एक लाइन पर? 180 इक्वल टू, इसको मान लेते हैं, मैं अल्फा मान लिया है, अल्फा प्लस 60 प्लस 30। बोलो है ना। तो 60 प्लस 30 कितना होता है? बोलो 90। 90 माइनस 180 कितना हो गया? 90। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? तो क्या साइन अल्फा मतलब साइन 90, साइन 90 कितना होता है? बोलो, बहुत बढ़िया। तो इसका नीचे क्या लिख दूंगा मैं? अब 1 लिख दूंगा। अब ढूंढो क्या? गामा ढूंढो। क्या ढूंढोगे अब? गामा ढूंढोगे। गामा मतलब क्या हुआ? T2 के अपोजिट। ये T2 ये रहा, इसके अपोजिट का एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल हो गया क्या? बोलो हाँ है ना। अब इसको ढूंढना है, इसको कैसे ढूंढोगे आप? ये मान लो हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये वाला एंगल कितना होगा? अल्फा का आधा, हमने इसको पूरा 20 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना होगा? अल्फा का आधा मतलब 45। अब ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 होगा। तो ये गामा है, तो गामा प्लस 30 प्लस 45। अरे सॉरी, तो ये 60 प्लस 30 कितना हो गया? 90। और पूरा में कितना होता है? 180। पूरा 90 तो हो गया, क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा वो बोल रहा है, ओके, मतलब मैंने ऐसे खींच दिया। तो ये कितना हो गया? 30। तो ये कितना बनेगा? 60। हाँ ठीक है, ये 60 है तो कितना बनेगा? 30। अब मैं इसका को देख रहा हूँ, तो 60 प्लस 30 प्लस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मैंने कितना बोला था? तो ये भी तो 90 होगा। हाँ ठीक है, तो ये कितना होगा? 90। तो 90 प्लस 30 कितना हो गया? 120। ये 120 एंगल क्या हो गया? गामा हो गया। गामा को डाल लो। अब देखो जब भी एक क्वेश्चन आए तो इतना करना तो फिजिबल नहीं है ना, इससे ज़्यादा क्या करते हैं हम लोग? एक लैमी थ्योरम होता है, बताने के लिए था वो। सबसे आसान तरीका क्या रहेगा? तरीका कैसे करना है वो समझ आ गया। अब ये रहा हमारे पास T3 का साइन कॉस 30, इधर T3 का साइन 30, है ना। इधर तो ये T2, तो T2 का कॉस 60, ऊपर आ जाएगा T2 का साइन 60। अब नीचे क्या है हमारे पास? ये T3 है ना, तो T1 प्लस 100। अब इसको बराबर करते हो बस। इधर का T2 cos 60 इक्वल टू T3
साइन 30 हो जाएगा, इनका बराबर कर दो, इन दोनों जोड़ के इसके बराबर कर दो, कोई दिक्कत। तो इसमें ये करना ज़्यादा आसान होता है। अगर आपको डायरेक्टली एंगल दिया हुआ है पहले से ही, यहाँ पर ऐसा ऐसा ऐसा, इसका एंगल अल्फ़ा है, इसका एंगल बीटा है, और ये अल्फ़ा बीटा गामा को पता है, तो आप लगाना आसान है कि F1 डिवाइड बाई इसके अपोजिट का एंगल इक्वल टू F2 डिवाइड बाई साइन ऑफ उसके अपोजिट का एंगल इक्वल टू F3 अपॉन में साइन ऑफ उसके अपोजिट का एंगल। कोई डाउट तो नहीं आता? क्या बोल रहा है? अच्छा वो ना, तो यहाँ पर देखोगे तो ऊपर रहा T1, नीचे रहा 10G, कितना हो गया? बराबर हो गया ना, वही तो है बराबर। ये हो गया हमारे पास। अब देखो अब आ गए हम लोग सेकेंड लॉ पे। इक्विलिब्रियम वाली बात क्लियर हो गई। इसके हम क्वेश्चन दूंगा तो क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा तुम खुद से नहीं लिखोगे ना कि इसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, भले ही ना बने, लेकिन कभी हम इतना फोर्स लिख के इतना लिख के आओ कि इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है। ठीक है, आज रात तक मैं देता हूँ, ठीक है उसको। तो कल करना, कल संडे है, कल तो तुम्हारा टेस्ट है, तो वापस आओगे ना घर पे तब करना। टेस्ट बन चुका है तो कैंसिल होने की उसमें मत रहो। क्या हुआ? सिलेबस पूछना है सब कुछ, टिल टॉट रहता ना भाई अपना, तो सीधी बात। मुझे पढ़ाया भी सब पूछा है कहाँ, इसीलिए बोला है कि जब पढ़ा रहे हैं तब पढ़ते रहो। देखो भाई, अब है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब क्या बोला है कि क्या बोल रहे हैं हमारे पास कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी क्या बोला था अपन ने कि अगर वो रुका हुआ है तो तब तक रुका रहेगा, तो उसका कोई फोर्स नहीं लगता। ये भी उसके आगे की बात कर रहा है, ये उसकी जस्ट आगे की बात कर रहा है कि एक बॉडी का मोमेंटम तब तक चेंज नहीं होगा जब तक उसका एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। क्या बोला? एक बॉडी का मोमेंटम तब तक चेंज नहीं होगा जब तक वो कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। उसमें क्या बात किया था हमने? उस स्टेट की बात कर रहे थे हम, इनर्शिया की बात कर रहे थे कि इनर्शिया रेस्ट है, तो किसी धक्का दिया तो मैं मूव करना दूंगा, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो। अब इसमें बात करने वाले हैं हम कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसकी बात करेंगे हम लोग, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमारे पास क्या बोला जाता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कितनी तेजी से मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मान लो मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ लेकिन मेरा मास बहुत ज़्यादा है, तो मेरा मोमेंटम ज़्यादा होगा कि कम होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि मेरा मास ज़्यादा है। अब मास ज़्यादा तो क्या ज़्यादा होता है? इनर्शिया। इनर्शिया ओनली डिपेंड अपॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में लिखो, कॉपी में लिखो अभी कभी। इनर्शिया ओनली डिपेंड अपॉन मास। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा का इनर्शिया होगा। किसी पे नहीं, इनर्शिया ओनली डिपेंड अपॉन मास। आपका मास कितना है उस पर बेस करेगा आप कितना देर भाग पाओगे। तुमको मान लो चेयर लेके भागना है और एक फ़ोन लेके भागना है, क्या आसान होगा? हाँ वही, सॉरी मैं बोल रहा था कि मैं चेयर पे बैठ के भागूंगा, चक्का है ना भाई इसमें, सीधी बात है। ठीक है, हाँ है, ठीक है। तो हम लोग ये हुआ, तो इनर्शिया वाली बात क्लियर हो गई। अब इनर्शिया के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या हमने इनर्शिया तो बात कर ली, अब उसके आगे क्या होगा? अब हम लोग भागने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? भागने। जैसे जैसे हम भागे तो हम क्या क्या चीज़ चेंज होगा? मोमेंटम चेंज होगा। क्या चेंज होगा? मोमेंटम। मास तो सेम रहेगा, चेंज क्या हो रही है? वेलोसिटी चेंज हो रही है। रॉकेट जो होता है, रॉकेट, उसमें क्या चेंज होता है? उसमें मास भी चेंज होता है, वेलोसिटी। कैसे मास कैसे चेंज होगा? फ्यूल, क्योंकि हमने रॉकेट लिया उसमें 100 किलो फ्यूल भरा था। अब जैसे हमने चालू किया, भाई मेरा फ्यूल है, तेरे क्या है? तेरे से पैसे मांगा? तेरे तरह पैसे नहीं मांगता हूँ मैं, तेरे तरह पैसे नहीं मांगता, कल से मांगा था ना पैसे। तो मैं पैसे नहीं मांगता हूँ, तो मेरे पास जितना फ्यूल है मैं डाल दिया, तो 100 किलो का फ्यूल डाल दिया। अब 100 किलो फ्यूल मैंने चालू किया अपना मोटर। अब वो उड़ने वाला है, उड़ने वाला है तो अपना पूरा गैस फेंकेगा कि नहीं नीचे बाहर? अब वो गैस फेंकने में क्या हो रहा है? फ्यूल खत्म हो रहा है। अब जैसे मैंने चालू उड़ने वाला जस्ट जब उड़ने वाला था, मेरे पास 90 किलो फ्यूल बचा, मेरा मास कम हुआ कि नहीं हुआ? मास भी कम हो गया। अब वेलोसिटी बढ़ रही है कि नहीं? वेलोसिटी बढ़ने वाली है, तो हमारे पास जो ये मोमेंटम है धीरे बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि वेलोसिटी बहुत बढ़ती है ना। क्या बात क्लियर है? हाँ, वो डिपेंड करता है ना दोस्त।
अगर हम लोग सिर्फ स्टार्ट की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा और मास खत्म हो जाएगा। हम वहाँ पहुँच गए तो उसके बाद ज़्यादा फ्यूल नहीं लगता है, उसका इंजन बंद हो जाता है। ठीक है, एक हाइट अटेंड करने के बाद अपना इंजन बंद करता है, अब आराम करने का अपने आप को इनर्शिया की वजह से मूव करते रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बात करें, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड 0 है तो रेट ऑफ चेंज होगा क्या, मोमेंटम चेंज होगा क्या, मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, समझ में आई क्या बात, क्या बोला मैंने, सीधा बात ये है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, वो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या बोलते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। क्या बात क्लियर है। अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्स 0 है, मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो क्या चीज़ 0 हो जाएगा, dp/dt कितना हो जाएगा, मतलब तो p क्या होना चाहिए, p क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, मगर p की वैल्यू 5 होगी तो 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, 7 होगा, कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो p क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। अगर p कांस्टेंट है तो मतलब डेल्टा p कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, पहले ही 5 था, 10 मिनट बाद भी 5 ही रहा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जब भी एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो अपना मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या होता है कि चेंज इन मोमेंटम विल बी 0, पहले जितना मोमेंटम था बाद में भी उतना ही रहेगा। कोई डाउट, चलो अब इससे हम एक फॉर्मूला डेवलप करने वाले हैं। तो मेरे पास क्या था, क्या बोला न्यूटन साहब ने कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। बोलो बात क्लियर है क्या। अब dp/dt का मतलब क्या हुआ कि d/dt ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, बोलो है ना, p मतलब मास इंटू वेलोसिटी होता है, क्या मास चेंज होगा क्या, नहीं, नॉर्मल कंडीशन मास नहीं होता है क्या, तो मास का तो कांस्टेंट है तो उसमें बाहर निकाल लेता हूँ, तो मास बाहर आ गया, मल्टीप्लाई बाय dv/dt बचा क्या, dv/dt मतलब क्या होता है, क्या होता है जल्दी बोलो, एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन किसके बराबर होना चाहिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो मास इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट मान लेते हैं के क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी हटा के मैंने क्या लगा दिया, इक्वल टू लगा दिया। अब यहाँ पर तुक्के से क्या हुआ कि इस के की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली, तो के की वैल्यू 1 मिलने से हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, ma। कोई दिक्कत, तो फोर्स इक्वल टू ma सेकेंड ऑफ मोशन है क्या, नहीं, क्या है सेकेंड ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। क्या बात क्लियर है। अगर उसको इंटरनल फोर्स लग रहा है तो क्या उसका मोमेंटम चेंज होगा क्या, नहीं, हमेशा एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, मेरे अंदर एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स होगी तब भी मैं काम नहीं कर पाऊंगा जब तक मुझे एक्सटर्नल कोई फोर्स ना मिले। क्या बात क्लियर है क्या, कोई डाउट है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता था, इनर्शिया के बारे में, कि अ बॉडी डज नॉट चेंज स्टेट until and unless an external force is applied। इसमें क्या बोला, a body rate of change of momentum will be directly proportional to the external force applied। जब तक एक्सटर्नल फोर्स 0 है तब तक चेंज इन मोमेंटम भी 0 होगा, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा तो मोमेंटम चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्या बात क्लियर। अब एक और चीज होता है, ये होता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, डेल्टा पी। इम्पल्स मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, बस रेट नहीं, सिर्फ और सिर्फ चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम। तो अगर इम्पल्स निकालो तो कैसे निकालोगे, एफ मल्टीप्लाई बाय डी लिख सकते हो क्या। तो जब भी आपको इम्पल्स लिखना हो या फिर डेल्टा पी लिखना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी या फिर फोर्स इनटू टाइम। अगर हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट है तो फोर्स इनटू, तो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, याद रखना है इसको। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। अगले क्लास में पूछूंगा ऐसी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ। तो इम्पल्स क्या होता है,
चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रल एफ डॉट डी टी, इंटीग्रल एफ डॉट डी टी। क्या बात क्लियर है? क्या कोई डाउट है? चलो देखो, अ प्लेयर टेक्स पॉइंट, जब हम लोग कैच करते हैं, कभी कोई गया है क्या क्रिकेट एकेडमी वगैरह? तो जब भी बोला जाता है कि कैच जब लेते हैं ना, तो हम कैच ऐसे नहीं लेना चाहिए, कैसे हाथ रख लिया फट जाके लग जाएगी, चोट लगेगी। आप क्या करोगे? अब बॉल को ऐसे पकड़ते हो, कहीं देखो होगा आप किसी को देखोगे तो ऐसे करके ऐसे पकड़ते हैं कि नहीं, अब फिर ऐसे तो ऐसे क्यों किया उन्होंने? मज़ा आ रहा है क्या उनको? नहीं, क्योंकि बॉल बहुत तेज़ी से आ रही है, बॉल का मोमेंटम क्या है? बहुत ज़्यादा है। अगर मैं उसको एकदम से रोक दूंगा तो क्या होगा? शुरू में मान लो जो मोमेंटम कुछ पी था, क्योंकि हाई होगा कि नहीं, मोमेंटम ज़्यादा होगा क्योंकि मास तो है उसका, और बहुत जोर से मारा होगा बैट्समैन ने, उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। बाद में मैंने एकदम से उसको क्या कर दिया? ज़ीरो कर दिया। मैंने एकदम से पकड़ के क्या कर दिया? उसको ज़ीरो कर दिया। तो फोर्स कितना हो जाएगा? P/T आ जाएगा। क्या फोर्स? P/T आ जाएगा फोर्स। अब मतलब ये फोर्स लग कहाँ पे रहा है? मेरे हाथ पे लग रहा है, मतलब मेरे हाथ पे कितना चोट लग रही है? P/T जितना चोट लग रहा है। अब मैंने क्या किया? अब ये था आम जिंदगी, ठीक है। अब मैंने खाया कच्चा मैंगो बाइट। ये क्या खाया? कच्चा मैंगो बाइट। अब कच्चा मैंगो बाइट खाने के बाद क्या मुझे आइडिया आया कि भाई अब मैं क्या करूँगा? अब मैं इसको ऐसे नहीं पकड़ूंगा, अब मैं पकड़ूंगा ऐसे। मतलब मुझे 3 सेकेंड लगने चाहिए पकड़ने के लिए, ठीक है। क्या लगने चाहिए? 3 सेकेंड लगने चाहिए पकड़ने के लिए। और मैंने क्या एकदम से रोक दिया क्या उसको? नहीं। तो पहले क्या था? मेरा टाइम बहुत कम था, तो ये बहुत बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया पूरा वैल्यू? अब मैंने क्या किया? P-0 तो वही रहेगा, आखिरकार तुम्हें रोकना तो है ना भाई, ऐसे थोड़ी चलते रहूँगा, ऐसे नहीं होगा। बॉल लेके चलना तो नहीं है, आपको रोकना है, एक समय बाद जाके उसको रोकना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या है? अगर आपने पहले क्या हो गया? अबे हाँ, इतना बढ़िया मैंने करके दिखाया था, इतना बढ़िया रैम वॉक। तो क्या हुआ मेरे पास? P-0। पहले उसका कुछ P से मोमेंटम से आया था, मैंने उसको रोक दिया। लेकिन अब मैंने क्या किया? पहले टाइम बहुत कम दिया था मैंने, इसमें 1 सेकंड रोक लिया। अब मैंने उसको 3 सेकंड दिए, पहले से 3 गुना टाइम दिया मैंने। तो नीचे वाला पार्ट बढ़ गया तो ऊपर वाला आंसर कम आएगा कि नहीं आएगा? तो जो फोर्स होगा उसका वैल्यू कम आएगी, ज़्यादा आएगी? मेरे हाथ पे चोट लगने वाली तो कम आई कि नहीं आई? तो देखा कच्चा मैंगो बैट का कमाल। कच्चा मैंगो बैट खाते मुझे क्या आइडिया आया कि भाई अगर मैं धीरे धीरे पकड़ूंगा टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ा दिया तो मेरे पास फोर्स जो होगा कम हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? कोई डाउट? तो आप देखो आते हैं। प्लेयर टेक्स 0.1 सेकेंड इन कैचिंग अ बॉल ऑफ मास। मास कितना है बॉल का? 150 ग्राम विथ वेलोसिटी 20। तो मोमेंटम कितना हो गया? इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया बॉल का? मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है? 150, लेकिन किस में है? ग्राम में। कन्वर्ट करोगे किसके अंदर? केजी के अंदर कर लोगे। मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना है? कितना हो गया? 150 इंटू 2 कितना हो गया? 300। एक जीरो और आ गया, 10⁻3। अपना इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया? 3। इनिशियल मोमेंटम मतलब शुरू में जो बॉल आ रही थी वो कितने मोमेंटम से आ रही थी, ये देख लिया। बाद में क्या करना है आपको? मोमेंटम फाइनल कितना होना चाहिए? रोकना है बॉल को तो 0 कर दोगे। बोलो हाँ है ना? कोई दिक्कत? निकालने में क्या बोला है? द फोर्स इम्पैक्ट बाय द बॉल ऑन द हैंड्स ऑफ द प्लेयर। तो फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। बोलो है ना? तो मोमेंटम कितना चेंज हुआ? फाइनल कितना है? 0 माइनस इनिशियल कितना है? डिवाइड बाय टाइम कितना है?
तो आंसर कितना आ गया 30 आ गया क्या, ये पॉइंट के ऊपर जाएगा तो आंसर कितना आ गया 30, तो भी कैसा -30। माइनस का मतलब क्या हुआ, ये जो फोर्स है ये कौन लगा रहा है, ये फोर्स है ये किसने लगाया, बॉल लगाएगा आदमी पे और आदमी लगाएगा बॉल पे। पूछा क्या देखो, इम्पार्टेड बाय द बॉल, ये जब हमने फोर्स लगाया है ये क्या है, जो आदमी बॉल पे लगा रहा है। इसने पूछा क्या, उसका उल्टा पूछा है, बाय द बॉल ऑन द मैन, तो ये माइनस का आ जाएगा प्लस हो जाएगा। बात में आई क्या, कोई डाउट है यहाँ तक, एकदम श्योर, ठीक। हमारे पास आंसर कितना आ गया, कोई डाउट, एकदम श्योर। ये क्यों आ रहा भाई, यस चलो देखो एक सेम उसी टाइप का फोर्स है, क्वेश्चन है हमारे पास। अ फोर्स ऑफ कितना 15 न्यूटन एक्ट्स इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, द ब्लॉक ऑफ मास 5 kg रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत क्या होती है। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द नॉर्मल रिएक्शन। दो चीज़ फाइंड करना है, एक है हमारे पास एक्सेलरेशन और एक नॉर्मल रिएक्शन, मतलब नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स का अब देखो जो भी चीज़ें हैं यहाँ मार्क करो। अब इसके ऊपर जो जो फोर्स लग रहे हैं 5 kg को देख लेते हैं हम लोग पहले। तो एक फोर्स क्या लग रहा होगा नीचे, बोलो क्या फोर्स लग रहा होगा, mg मतलब 5g मतलब 50। ऊपर क्या फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, इसमें इसकी वजह से नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा, तो नॉर्मल लग दिया, बहुत बढ़िया। अब ये जो फोर्स है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, तोड़ ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तोड़ ले रहा हूँ। ये फोर्स कैसा है, इस तरह का फोर्स है क्या मेरे पास, एक ये फोर्स आएगा इधर तरफ और एक फोर्स लगेगा इस तरफ की, बोलो हाँ है ना। अब ये फोर्स निकालना पड़ेगा कि नहीं, ये फोर्स है, जितना ये होगा उतना ये सही है ना, हाँ जितना फोर्स ये जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा कि नहीं, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल। बोलो कोई डाउट है क्या, बनाना दो भाई ठीक से। जितना ये होगा, जितना ये एंगल होगा उतना ये वाला एंगल होगा। अगर वो 60 था तो ये भी 60 होगा। अब देखो ये रहा मेरे पास फोर्स, ये रहा उसका एक कंपोनेंट ये वाला आएगा। फोर्स कितना था मेरे पास 50 न्यूटन का, 50। अब ये थीटा मेरे पास कितना है 60, तो इधर क्या आएगा, जिसमें इधर थीटा होता है उसमें क्या होता है, कॉस आता है। इधर क्या थीटा इधर ही है, तो क्या रखोगे यहाँ पर 50 cos 60। तो नीचे साइड में क्या लग रहा है 50 cos 60, और यहाँ साइड में क्या रहेगा 50, अब बचेगा साइन 60। अब देखो फोर्स कौन सा वर्टिकल डायरेक्शन में, कौन सा हॉरिजॉन्टल में। पहले वर्टिकल देखो, वर्टिकल में ऊपर का क्या है, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर दिख रहा है क्या, और नीचे का क्या दिख रहा है आपको, एक ये है और एक ये भी है। कोई और फोर्स दिख रहा है क्या ऊपर नीचे में, तो ऊपर कितना है नॉर्मल फोर्स है इक्वल टू नीचे कितना है 50 + 50 cos, तो 50 + cos 60 मतलब कितना होता है, कितना 1/2, तो 1/2 मतलब 25 आ गया क्या आंसर, तो +25। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ गई। अब क्या पूछा है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कोई फोर्स इधर लगा है तो एक्सेलरेशन कहाँ पर है, इधर है। तो मैंने ऊपर नीचे को क्यों बैलेंस किया, क्योंकि ऊपर नीचे नहीं मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, सामने मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है, सामने। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या, कोई एक्सेलरेशन नहीं था, एकदम इक्विलिब्रियम में था, इसलिए मैंने ये कर लिया, कोई डाउट तो नहीं था इसमें। अब आती है बात हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जब भी एक्सेलरेशन दिया उसका मतलब क्या है, इस साइड क्या क्या फोर्स दिख रहा है आपको, एक 50 sin 60 दिख रहा है क्या, कोई और फोर्स इधर है क्या, नहीं। तो ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया क्या। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है ma, फोर्स इक्वल टू क्या होता है ma। तो यहाँ से एक ही फोर्स है, मान लो मैं यहाँ पर एक फोर्स F2 लगा दे रहा हूँ। तो अगर मुझे अब लिखना होता कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लिखूँगा मैं, एक्सेलरेशन किसकी तरफ है, एक्सेलरेशन किसकी तरफ है, कौन से फोर्स की तरफ है 50 sin 60। अगर एक्सेलरेशन वहाँ है तो बड़ा फोर्स कौन सा होगा, ये कि ये, ऑब्वियसली। तो अब क्या लिखोगे हमेशा कि 50
50 साइन 60 माइनस जो भी उसके अपोजिट में है वो इक्वल टू, ये क्या फोर्स आ गया, नेट फोर्स आ गया। नेट फोर्स किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर। किसके बराबर होता है, एम कितना है 5 किलो और ए मतलब एक्सेलरेशन, बोलो है ना। अब यहाँ पर पीछे कोई तो फोर्स था नहीं, तो अगर पीछे कोई फोर्स नहीं तो F2 कितना होगा, कुछ नहीं रहेगा। तो अपना आएगा क्या आंसर कि 50 साइन 60 मतलब √3/2, तो 50 इंटू √3/2 किसके बराबर आएगा आंसर, 5 इंटू ए के बराबर, मतलब एम ए के बराबर। 5 से मैं इसको काट दे रहा हूँ, कितना आ गया 10 आ गया, 2 1 जा 2 5 जा आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों आंसर आ गए। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा वहाँ आप क्या करोगे, ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, मतलब जो भी दो अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स होगा उनको बराबर कर दो। अगर कहीं एक्सेलरेशन है तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन का फोर्स प्लस में माइनस उसके अपोजिट डायरेक्शन इक्वल टू एम ए। क्या कोई डाउट है यहाँ तक, नॉर्मल डायरेक्शन क्लियर हो गया 75। अभी तो इसको सॉल्व करेंगे एक बार, चलो देखते हैं इसमें क्या क्या फोर्स लगने वाला है। क्या पूछा है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। अगर आपसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है, तो वर्टिकल में काम करने का कोई फायदा है क्या, ठीक है। अगर लेकिन मुझे भी करना है तो मैं कर रहा हूँ। ये रहा मेरा फोर्स, ये रहा मेरा ब्लॉक, इसमें कहाँ कहाँ फोर्स लग रहा है ये देखना है, कहाँ कहाँ फोर्स लग रहा है। ये वाला बोल रहा है कि फोर्स यहाँ लगेगा, तो मैंने फोर्स लगा दिया इस पर F1। ये वाला क्या बोल रहा है कि यहाँ फोर्स लगेगा, तो मैंने यहाँ फोर्स लगा दिया F2। आ गया, कोई डाउट है तक। एक्सेलरेशन कहाँ बोला है इसने, तो भाई एक्सेलरेशन कहाँ पर है, यहाँ पर एक्सेलरेशन आ रहा है। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, एकदम श्योर। तो क्या बोला है कि F1 कितना है 10 न्यूटन, F1 कितना है, ये वाला फोर्स कितना है 10 न्यूटन है, ये वाला फोर्स कितना है 2 न्यूटन दिखा हुआ ना यहाँ पर देखो। तो आपको कॉमन सेंस है, कहाँ जाएगा बॉडी, यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो आपने बोला कि एक्सेलरेशन कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, बोलो हाँ है ना। आपको निकालना क्या है, और क्या और कोई फोर्स लग रहा है क्या इसके ऊपर, तो दूसरा फोर्स क्या लगेगा यहाँ पर, एक लग रहा होगा mg मतलब 20, ऊपर क्या लग रहा होगा इसकी वजह से नॉर्मल। अब ऊपर कोई और फोर्स है क्या, कोई एक्सेलरेशन है क्या वर्टिकल डायरेक्शन में, तो नॉर्मल डायरेक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगी 20। कोई डाउट। अब बचा क्या हमारे पास इधर वाला, तो अब क्या लिखोगे, नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स निकालो, इधर है 10, इधर है माइनस, इधर कितना है 2, तो 10 माइनस 2 ये क्या नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, एक्सेलरेशन मान लिया हमने a है, तो 10 माइनस 2 8, 8 इक्वल टू 2a। a की वैल्यू कितनी आ गई, किसको नहीं आया भाई, किसको नहीं आया, सबको आया, बात क्लियर, पक्का समझ में आ गया। अब देखो, अब एक कनेक्टेड ब्लॉक की बात कर रहे हैं, बचा एक ये वाला समझ लेते हैं एक बार, समझेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब भी आपको दिया हो क्या कनेक्टेड ब्लॉक, क्या दिया आपको कनेक्टेड ब्लॉक में इस तरह से कि 2-3 ब्लॉक कनेक्ट कर दिया है, आप पूछेगा क्या, हर चीज़ पूछेगा। तो करना क्या है आपको, करना सिर्फ सिंपल काम है, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, अब हर एक ब्लॉक का लो, इस ब्लॉक का लो क्या क्या फोर्स लगेगा इस पर। अब इसमें देखो मैं वर्टिकल अब लिखना बंद कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल यहाँ पे कोई काम है नहीं, हर जगह यहाँ पे कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में है तो कहीं मूव करेगा नहीं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि वो कोई एरिया उठा के ले जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये बात करें, हम लोग बात करेंगे पूरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मैं जितने फोर्स लिख रहा हूँ वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के हैं, वर्टिकल वाले फोर्स बैलेंस हो गए हैं, कोई डाउट तो नहीं। अब इसको बताओ कौन कौन से फोर्स लग रहा होगा। एक फोर्स ये लगा, तो एक फोर्स लग रहा होगा ये F वाला फोर्स, तो कोई और फोर्स है क्या, इसके वजह से नॉर्मल फोर्स लगेगा कि नहीं, नॉर्मल मान लिया। कोई डाउट। इस वाले ब्लॉक पे देखो, इस वाले ब्लॉक में क्या 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 फोर्स लग रहा होगा, सिर्फ नॉर्मल लग रहा है, कुछ और लग रहा है क्या नहीं। इसकी वजह से इधर नॉर्मल लगेगा और इस वाले की वजह से इधर नॉर्मल लगेगा, बोलो है ना। M3 पे क्या क्या फोर्स लग रहा है देखो यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल, किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो यहाँ से। कोई डाउट यहाँ तक, एकदम श्योर बात समझ आई के बाद। तो फोर्सेस बात, फोर्स वाली बात क्लियर हो गई क्या। तो फोर्स किस पे कितना लगने वाला है, ये देखने के बाद, ये लिख लिया आपने, ये लिखने के बाद जब तक ये चीज़ सेम रहेगा, एक ही सरफेस है ना, तो इस पे फोर्स n है, तो इस पे फोर्स क्या रहेगा
दूसरा सरफेस मिला तो n चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक सरफेस था, दोनों साइड n सेम, यहाँ पर अलग n, यहाँ पे अलग n। क्या बात क्लियर? अब हम लोग चालू करेंगे सॉल्व कैसे करना है। पहला स्टेप होगा इस पूरे को एक सिंगल ब्लॉक मानना। पहला स्टेप क्या होगा? इस पूरे को एक सिंगल ब्लॉक मानना। तो आपने क्या किया, इस पूरे को आपने क्या बोला कि ये कोई अलग अलग नहीं है, सब मेरे भाई हैं, भाई बंधु हैं, और उनका मास कितना होगा इस पूरे बड़े वाले का? इन सब के बराबर m1 प्लस m2 प्लस m3। मैंने क्या बोला कि कुछ अलग अलग नहीं है, ये सब मिला के एक बड़े से ब्लॉक है, उसका मास कितना है? m1 प्लस m2 प्लस m3। उसका फोर्स कितना लग रहा है? F फोर्स लग रहा है। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना लग रहा है? F फोर्स लग रहा है। मास कितना है? क्योंकि मैंने उस पूरे को एक अकेला मान लिया है। क्या किया मैंने? पूरे जितने 3 ब्लॉक थे उनको सबको मैंने अकेला मान लिया। इससे हुआ क्या? पूरे को एक सिंगल ब्लॉक मानने से, तीनों को अलग अलग ना सॉल्व करके एक सिंगल ब्लॉक मानने से हुआ क्या? बोलो। आते सबसे पहले बताया था मैंने, क्योंकि यहाँ पर इसके सबके इंटरनल फोर्सेस कट गए, इसके ऊपर जो इंटरनल फोर्सेस थे वो कट गए। तो अब आपके पास इस पूरे के ऊपर एक ही फोर्स दिख रहा है क्या? अब फोर्स एक है तो एक्शन किसकी वजह से आएगा? उसी की वजह से आएगा कि नहीं? तो अब आपके पास आंसर ही मिल गया। अब इसी को आप जब कहते हो तो उसको कॉमन एक्सप्रेशन कहते हो। इसमें क्या कहते हैं हम लोग? कॉमन एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या बात क्लियर हो गई? अब आपको एक्सप्रेशन तो मिल गया, आपसे अगर एक्सप्रेशन पूछा हुआ है तो फटाक से इससे आंसर आ जाएगा, कोई आउट तो नहीं। फोर्स अपॉन टोटल मास। अब बात करते हैं कि अगर पूछा है उससे नॉर्मल रिएक्शन पूछा है। जब भी नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है तो आप एक एक ब्लॉक पकड़ लो। हमेशा कौन सा ब्लॉक पकड़ोगे? साइड वाले। कौन से पकड़ोगे? साइड वाले। कौन से पकड़ोगे? साइड वाले। पहला वाला ब्लॉक पकड़ा अपन ने, M1 ब्लॉक पकड़ लिया, ये रहा हमारे पास M1 ब्लॉक। कौन कौन से फोर्स दिख रहे हैं इसके ऊपर आपको? इधर साइड में दिख रहा है F, प्लस तो इसी पर है ना, इधर साइड में दिख रहा है F, और क्या है उसकी वजह से इधर दिख रहा है नॉर्मल, इधर दिख रहा है क्या? कोई और फोर्स है क्या? तो क्या बोलोगे आप? ये फोर्स, और इधर एक्सेलरेशन किधर है? इधर में एक्सेलरेशन भी तो है। अब क्या बोलोगे? फोर्स माइनस n इक्वल टू m है। तो फोर्स माइनस n1 इक्वल टू मास किसका लोगे? सिर्फ अकेले इसका, किसका? जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय ये कॉमन एक्सेलरेशन निकाला हम लोग ने, है ना? तो इससे आपको n1 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो आपने a पहले निकाल लिया है, ये पता ही है, ये पता ही है, तो n1 मिल गया। अब वो क्या निकालना है? n2 निकालना है। तो वापस लास्ट में चल जाओ, हमेशा कौन सा ब्लॉक लोगे? पहले और आखिरी वाले। M3 पे आ जाओ भाई। M3 पे कौन सा फोर्स लग रहा है? सिर्फ एक फोर्स है, कौन सा? N1। किस डायरेक्शन में? इधर। बोलो हाँ है ना? तो और यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन भी इधर ही है। तो कोई और फोर्स है क्या? तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा होगा? इसकी वजह से। तो फोर्स इक्वल टू m है, मतलब M3। कोई दिक्कत? मैंने क्यों मना किया बीच वाले लेने से? मैं बताता हूँ। क्योंकि उस M2 वाले फोर्स में देखो क्या ब्लॉक में क्या लग रहा है? पहले इधर से लग रहा है n, और इधर से लग रहा है n1, और इधर दिख रहा है हम लोग को एक्सेलरेशन a। तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर में क्या है? n है, माइन इधर क्या है? n1 है, इक्वल टू m2a। अब दिक्कत क्या हुई कि ना आपको n पता है ना आपको n1 पता है। तो क्या मतलब निकाल के? यहाँ देखो, यहाँ आपको सिर्फ n1 नहीं पता है, बाकी कुछ पता है। यहाँ देखो आपको क्या है, सॉरी इधर n2 लिख लो, इसको यहाँ आपको n2 नहीं पता है, बाकी कुछ पता है। आराम से निकाल पाओगे क्या? जब भी कोई कनेक्टेड ब्लॉक होगा तो क्या करना है? पहले उस पूरे ब्लॉक को एक सिंगल ब्लॉक मानना है और एक्सेलरेशन निकालोगे। वो निकालने के बाद जो पहला ब्लॉक है और आखिरी ब्लॉक है उसको यूज़ करके नॉर्मल निकालोगे। क्या बात क्लियर हो गई? दिमाग में बैठ गया? अब नेक्स्ट क्लास हम लोग इसे क्वेश्चन लगाएंगे। नेक्स्ट क्लास से हमारा जो वो है वो मतलब पेस हम लोग थोड़ा बढ़ा देंगे। कोई डाउट तो नहीं है इसको? एकदम श्योर? क्या हुआ? नींद तो जा, चलो।